चलिए स्टार्ट करें। रजिस्टर खोलेगा, कल एक क्वेश्चन का टोटल करना था, तो जो कल क्वेश्चन होता था जनरल स्टूडेंट सवाल आ रही। कल क्वेश्चन हो रहा था, इसका टोटल हो गया वेरीफाई करें। कल वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये कितनी अमाउंट आई? 1173। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के बाद जो फिगर आती है उसका नाम क्या है? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। 1000। फंडिंग नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इंटरेस्ट पेड है नहीं, सिर्फ टैक्स पेड के बाद ही फिगर आ जाएगी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 8935। प्लीज टोटल किया जी। लिखवा रहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का लिखवा दो। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 10832। पॉजिटिव नेगेटिव? पेमेंट ज्यादा हुई है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। देन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 5916। पॉजिटिव। इनफ्लो ज्यादा। आप बता दूसरी तरफ होने वाला आपसे हो जाएगा या थोड़ा बैक नंबर थोड़ा नहीं देख लें उधर भी बात नहीं। जब बंद करूंगा तो बिल्कुल ऑप्शन है, बस बैक करवाना पड़ेगा। ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फिगर आ गई 59। स्पीड अप हो जाए जरा, एक क्वेश्चन और करते हैं। देन फिर हेडिंग क्या आती है? नेट कैश फ्लो की फिगर कैसे आती है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की फिगर चाहिए, नेट ऑफ करना 4019। और पॉजिटिव नेगेटिव भी और से देखना होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव फिगर ज्यादा है, देन इसमें अब ऐड होना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। -23 कहां से ढूंढ के बताया आप लोगों ने? ये वर्किंग वन देखनी है यहाँ पे। अब फाइनली अगर नेट कैश फ्लो में अपनी ऐड हो जाए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड आ जाए। ठीक है जी। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने को कहा था, तो याद रहा है किसी को? पहले मैं इसको डिस्कस करता हूँ। पहले पेज नंबर 114 पे ये वो पेज नंबर 114 पे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे अटेंड किया, शुरू किया उसे? इसमें मैं इश्यूज डिस्कस करता हूँ। आप आ जाए पेज नंबर 114 पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 2? शुरू तो कर रहे ना, बाकी ठीक है, उसमें इश्यूज जो मैं डिस्कस करता हूँ। पहले जरा जरा पीरियड हम जो क्वेश्चंस किए एक दो तीन क्वेश्चन जो मेन हुए, इनमें डिविडेंड्स नहीं आए, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे अब यहाँ से ऑनवर्ड तो शेयर्स की और डिविडेंड की डिटेल में डिस्कशन होगी। तो जरा एक पेज पढ़ लें पहले, पेज नंबर 114 के रिकॉर्ड के ऊपर जो रिक्वायरमेंट लिखी क्वेश्चन के उससे नीचे एक हेडिंग बनी है समरी ऑफ डिस्कशन अबाउट डिविडेंड।
ये पेज इसी तरह का ये स्टेट में भी था, तो करंट एक नजर रिवाइज करना जरा डिविडेंड्स की स्टोरी क्या है। कैश डिविडेंड, बोनस शेयर्स, डिक्लेयर हो तो एंट्री क्या होती है, पे हो तो एंट्री क्या होती है। ये जरा एक पूरा पेज पढ़ने पेन आप सुना पड़ेगा। पढ़ ले जरा। नहीं इंडिविजुअली पढ़ के देखा, ये पढ़ा हुआ है, आपको पता ही चीजें। मैं इसलिए जरा कह रहा हूँ पढ़ने को, जरा वर्ड याद आता है। डिविडेंड अगर परसेंटेजेस में दिया हो तो वो परसेंटेज किससे मल्टीप्लाई होती है, किस शेयर कैपिटल से, किस नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल से, जो उस वक्त वो डिविडेंड डिक्लेयर हुए। ठीक है, फिर डिविडेंड जो है कैश में भी होता है और बोनस शेयर्स भी होते हैं। कैश डिविडेंड भी और बोनस डिविडेंड भी फाइनल डेट्स पे भी हो सकते हैं और इंटरम भी होते हैं। फाइनल इंटरम वर्ड याद है। डिविडेंड डिक्लेयर होता है कैश वाला तो एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट, पेएबल क्रेडिट, और डिविडेंड डेबिट होकर कहाँ लेस से लेस होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स से। पेएबल लायबिलिटी, तो जब पे होगा पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। तो कैश डिविडेंड चाहे फाइनल हो या इंटरम हो, डिक्लेयर्ड पे लायबिलिटी बनता है और पेमेंट पे लायबिलिटी खत्म हो जाती है। बोनस शेयर्स की एंट्री भी फाइनल या इंटरम जो भी है, एंट्री होती है डिविडेंड डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन ये जो बोनस शेयर्स है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूँ फर्स्ट बुलेट। बोनस शेयर्स कहाँ से दिए जाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग से। लेकिन अगर रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस मौजूद ना हो तो फिर शेयर प्रीमियम से। डिविडेंड किस दिन रिकॉर्ड होता है, जब डिक्लेयर होता है। अगर डिविडेंड रिपोर्टिंग डेट के बाद डिक्लेयर हो, ये पढ़े लाइन। डिविडेंड अगर जिस साल का है उस साल से अगले साल में डिक्लेयर हो, तो जिस साल से रिलेटेड होता है उस साल की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ डिस्क्लोज होता है। रिकॉर्ड कब होता है, जब डिक्लेयर होता है। तो अगर डिक्लेयर अगले साल हुआ तो पिछले साल सिर्फ इंग्लिश में लिख के डिस्क्लोज करेंगे। खासतौर पर फाइनल के एंगल से वर्ड सीखेंगे। फिर डिविडेंड इज एडजस्टेड अगेंस्ट रिटेन्ड अर्निंग्स इन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, याद है। देन फिर आगे कहता है अगर डेट्स ना हो, डिक्लेरेशन डेट्स, तो ये याद करवा देंगे जरा। फिर इंटरम जो है वो जिस साल का है उसी साल में डिक्लेयर हुआ होगा, और फाइनल जो है जिस साल का है उससे अगले साल में डिक्लेयर हुआ होगा। आगे इस सेकंड लास्ट लाइन, अगर ये ना पता हो कि डिविडेंड फाइनल है या इंटरम है, तो आप कौन सा अज्यूम करेंगे कि फाइनल ही है। और अगर ये ना पता हो कि कैश है या बोनस है, तो फिर आप कैश डिविडेंड ही अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये अभी जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बाकी सारी चीजें बहुत पुरानी है जो कल डिस्कस हुई हैं। डिविडेंड्स भी अब बीच में आएंगे तो उनकी एंट्री जरा ध्यान में रखिएगा। तो आज जरा पेज नंबर 124 में पहले क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूँ। मैं आता हूँ, फिर वो कोशिश करते हैं कि वो भी खत्म हो जाए। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का मैं डिस्कशन करता हूँ। पेज नंबर 124, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढे, नादिर लिमिटेड। करते हैं सर, कंसंट्रेट करें दोबारा यार, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसके रिक्वायरमेंट ढूंढे, नेक्स्ट पेज पे चलिए। Prepare statement of cash flow for the year ended 31st December 2017 in accordance with the IAS 7 statement of cash flows. Underline करने afterwards using indirect. Indirect method means indirect method. Indirect method is not another name of direct method. तो आज भी वही चीजें ज़हन में लानी, indirect method में होती हैं। इस साल की कैश फ्लो बना रहे हैं 2017 की, और indirect method से वर्किंग करनी है। आए पहले डाटा पढ़ने में साथ अंडरस्टैंड करना, बाकी कहीं ये करवाने हैं आपने क्वेश्चन यहाँ से। गलतियां होती रहेंगी लेकिन आप उनको इम्प्रूव होना चाहिए। Following information pertains to the Nadir Limited. Extract from statement of profit and loss for the year ended 31st December 2017. कौन सा मेथड करना है, कौन सा मेथड से सवाल होना है सर। इंडायरेक्ट मेथड है, सोचना शुरू कर दें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स का क्या करेंगे,
इनडायरेक्ट मेथड है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, क्या करेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे यार, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के शुरू में लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, खुद आगे नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा कुछ कर लेंगे। ये पेज नंबर ही होंगे, पेज नंबर तक, सॉरी 124 है। टैक्सेशन का क्या करेंगे? कंसंट्रेट करेंगे, किसी को देखना सर। टैक्सेशन का कैश फ्लो के अंदर क्या करेंगे? ये टैक्सेशन में से यहाँ मीनिंग क्या है? देख नहीं, टैक्स एक्सपेंस है या टैक्स पेड है? टैक्सेशन की फिगर किस में से माइनस हो रही है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंस माइनस हो रहा होगा या टैक्स पेड माइनस हो रहा होगा? टैक्स एक्सपेंस माइनस हो रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स एक्सपेंस ही आएगा ना यार, कैश फ्लो में आएगी टैक्स की पेमेंट। जी, टैक्स एक्सपेंस का कैश फ्लो के अंदर क्या करें? टैक्स एक्सपेंस का कैश फ्लो के अंदर क्या करेंगे? प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे? एक्सपेंस का कुछ करेंगे या पेमेंट का कुछ करेंगे? एक्सपेंस का कैश फ्लो के अंदर कुछ नहीं करेंगे। क्या एक्सपेंस की पेमेंट डिफरेंट अमाउंट हो सकती है? अगर कौन सा लेजर मौजूद हुआ तो, और अगर वो ना हुआ तो यही टैक्स पेमेंट भी निकल आएगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का क्या करेंगे अंदर? हाँ जी, अंदर कैश फ्लो तो कुछ नहीं करेंगे, वर्किंग से में लाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में शायद प्लस करेंगे। नीचे पर एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है, लेफ्ट साइड से पढ़ने इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ, प्रीमियम का ओपनिंग नहीं है, लगता है इसी साल फर्दर शेयर्स इशू हुए हैं प्रीमियम पे। रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है, रिवैल्यूएशन सरप्लस में भी ड्यूरिंग द ईयर चेंज महसूस हो रहा है। नॉन करंट लायबिलिटीज हेडिंग है, उसके सामने कुछ नहीं है, वो हेडिंग है। उसके आगे क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म लोन्स, फाइनेंसिंग है, बोरिंग है, ऐसे करंट लायबिलिटीज भी हेडिंग है। पेबल्स मींस क्रेडिटर्स हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्रेडिटर्स का क्या करेंगे? कोशिश करें सभी इस वाली बात। हाँ, इंक्रीज डिक्रीज में डिसीजन लेंगे, ठीक है। अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स का कैश फ्लो में क्या करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड है, वो लेजर तो बना लेंगे, लेकिन कैश फ्लो के अंदर क्या करेंगे? इंक्रीज डिक्रीज में लेंगे। 5 चीजें बोल रहे हैं, कौन सी 5 चीजें आती हैं? डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेबल। ये अक्रूड, ये अक्रूवल्स एंड पेबल्स का क्या मीनिंग है? पेबल्स है, एक्सपेंसेस पेबल्स, अक्रूवल्स, ठीक है जी। तो अक्रूवल्स एंड पेबल्स का इंडायरेक्ट मेथड में क्या करेंगे? इंक्रीज डिक्रीज का डिसीजन लेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। सोच के बताएं टैक्स लायबिलिटी का यहाँ क्या मतलब है? टैक्स लायबिलिटी मींस टैक्स पेबल के लेजर में से क्या निकालेंगे? टैक्स एक्सपेंस लिख के टैक्स पेमेंट निकालेंगे। टैक्स पेमेंट आती है कैश फ्लो में? किस जगह? कैश फ्लो में कौन सी डेबिट साइड होती है? कैश फ्लो के में फिगर किधर आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में आएगी, लास्ट में ऑपरेटिंग के एंड में, फिर उसके बाद इन्वेस्टिंग आएगी, फाइनेंसिंग, मतलब कैश फ्लो के एंड में नहीं आएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के एंड में। देन ऑपोजिट साइड पे फिर एसेट्स की लिस्ट बनी हुई है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के साथ नेट का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नेट मींस क्या होगा? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नेट 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 कॉस्ट है, डब्ल्यूडीवी है, डब्ल्यूडीवी होगी ना यार। ये ना भी नेट लिखा हो तो क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन नहीं है, तो डब्ल्यूडीवी होगी। करंट एसेट्स हेडिंग है। स्टॉक इन ट्रेड का क्या करेंगे कैश फ्लो में? इंक्रीज डिक्रीज में लिखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ट्रेड रिसीवेबल्स किसे कहते हैं? डेटर्स। नेट का मतलब क्या है? जी वो तो डेटर्स नेट हुए हैं। अगर ये वर्ड ना भी लिखा होता तो फिर भी हम अज्यूम करते, लेकिन जो कल अपने घर में सवाल किए, क्या वहां भी आपने अज्यूम किए? यहाँ आप डेटर्स के नीचे अगर अलाउंस लिखा नहीं नजर आएगा
तो फिर इसका मतलब नेट ना भी लिखा हो और अलाउंस अगर बना हुआ तो डेटर्स में से नेट हो गया होगा। बाकी तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 मैंने वैसे बीच में बात की, उसके लिए अपने पढ़ा तो होगा। अदर रिसीवेबल्स का क्या करेंगे सोच के, इंक्रीज डिक्रीज अदर रिसीवेबल्स तो फ्री पेमेंट होगी, दैट इज दिस। कैश एंड बैंक का क्या करेंगे, कैश का जी कैश एंड कैश इक्वल। अदर इंफॉर्मेशन पढ़े, शेयर्स इशूड ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज, एक लाइन पहले आगे उसके बाद एक नीचे। 10% बोनस शेयर्स, एंट्री क्या होती है बोनस शेयर्स, डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट बोनस शेयर्स, डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। मार्च में बोनस शेयर्स है 10% और देन कॉमा है शायद, ये फुल स्टॉप होती है, लेकिन आगे पे लिखा हुआ राइट शेयर्स इन जुलाई 17। राइट शेयर्स की एंट्री होती है, राइट शेयर्स डेबिट है शेयर कैपिटल क्रेडिट। राइट शेयर्स की एंट्री क्या होती है, राइट शेयर्स की एंट्री वही होती है जो नॉर्मल सिचुएशन में शेयर इशुएंस की एंट्री होती है, सवाइस करके राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं। कैश डेबिट होता है, शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, लेकिन क्या इसमें प्रीमियम या डिस्काउंट आ सकता है, लेकिन बोनस शेयर्स की एंट्री जो होती है वो नॉमिनल वैल्यू पे ही होती है, उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता। पॉइंट नंबर 2 थोड़े फिर अभी सॉल्व कर है। A plant costing 9.5 million and having a book value of rupees 5200 was disposed of for rupees 4.8 million, of which rupees 1800 in thousands are still outstanding. दोबारा पूरा पढ़ें। एसेट खरीदा है या डिस्पोज हुआ, कॉस्ट क्या थी, WDV क्या थी, कैलकुलेटर उठाए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी कितनी होगी, कैसे वर्किंग करें, 9500 माइनस 5200, ठीक है ना। बेचा कितने का है, 4800, 4800 का बेचा, कितने वाला कितने का बेचा, और 9500 वाला ही है, 9500 का था, कितने का रह गया था, 5200 का, कितने का बेचा है, गेन हुआ लॉस हुआ, कितना लॉस हो गया, 5 लाख, कितना लॉस हो गया, 400 लॉस हुआ है। कैसे पता चलेगा गेन लॉस, इन दो फिगर्स को कंपेयर करके गेन लॉस का पता चलता है, WDV और सेल प्रोसीड्स को। तो 400 का गेन हो गया, लॉस हो गया, लेकिन 4800 में से कितने पैसे भी नहीं मिले, कितने पैसे किस में से नहीं मिले, इसकी एक डबल एंट्री करवाएं फिर बाद में आप लिखिएगा, डिस्पोजल की एक डबल एंट्री करवानी है, याद है एंट्रीज, एक कंपाउंड एंट्री करवानी, कंपाउंड एंट्रीज याद है, क्या मतलब कंपाउंड एंट्री, जिसके अंदर गेन लॉस भी आ जाएगा। सोच के बताएं कितना कैश डेबिट, नहीं यार, नो 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 नो, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने का बेचा है, कितने का बेचा है, लेकिन कितने नहीं मिले, कितना कैश आया है, तो 3000 कैश डेबिट, 1800 से क्या डेबिट, रिसीवेबल या पेएबल या रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है, अगर पैसे मिलने हैं तो रिसीवेबल है और अगर देने हैं तो पेएबल है, मिलने हैं देने। सोच के बताएं प्लांट कितने से क्रेडिट, ऊपर ढूंढे एसेट्स WDV पे है या कॉस्ट पे है, तो प्लांट कितने से क्रेडिट, अगर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से अलग होते हैं तो एसेट कितने से क्रेडिट, 9500 से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उतने से डेबिट जो आपके कैलकुलेटर पे फिगर आई, तो ये 5200 से मैंने क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि ऊपर सवाल में WDV पे एसेट्स दिए हैं, ठीक है, ठीक है सर, डिफरेंस लें, एंट्री मेरी गलत करो, 400 किस तरफ आ रहा है, लॉस ऑन डिस्पोजल, फिर ये प्रॉफिट लॉस में गया होगा, एंट्री लिखा जरा सोच कर नोट कर,
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज। हाँ जी क्यों नहीं बनते सर, 48 में से 1800 माइनस करके तो देखें इस केस, अगर नहीं बनते तो भी बना लेते हैं, कमाल हो गया। क्या बारिश हो रही है इसलिए 4800 में से 1800 माइनस करके 3000 नहीं बनेगा? कमाल हो गई है, दो होगी। बारिश में तो इंशाल्लाह जरूर बनेगा यार, इतनी दूर से माशाल्लाह आपने हिम्मत करके क्लास तक आने की कोशिश की है, तो यकीनन अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है। दोबारा मेरा भाई लिख 4850 माइनस, बल्कि 4800 लिखना है। हाँ नहीं आना है सर, आप टेंशन न लें, जो हजरात यहाँ नहीं, सारे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सारे मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा था इसमें पता नहीं वर्किंग कर रही है ना। लॉस आ गया सर, एंट्री देख के बताएं कैश फ्लो के अंदर कितना कैश किस एक्टिविटी में आएगा। कैश फ्लो के अंदर 3000 कैश किस जगह आएगा? इन्वेस्टिंग में किस वर्ड से आएगा? नहीं, डिस्पोजल, रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल। कैश फ्लो में रिसीवेबल किधर आएगा? कैश फ्लो के अंदर रिसीवेबल कहाँ आएगा? कैश फ्लो के अंदर कहीं नहीं आएगा। नहीं वो नहीं वो अभी कर लेते हैं, नहीं ये रिसीवेबल कैश फ्लो के अंदर इस तरह नहीं है, कहाँ आएगा ये सोचना पड़ेगा। किसी रिसीवेबल के लेजर में तो आएगा ना, ये क्या रिसीवेबल है, या चलो ऊपर ढूंढना जरा, कोई रिसीवेबल नजर आ रहे हैं कहीं? हाँ जी, अदर रिसीवेबल्स में होगा कहीं। लॉस कैश फ्लो में आएगा, लॉस कैश फ्लो में आता है, आता तो नहीं है, लेकिन आप किस मेथड से सवाल कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड में आप प्रॉफिट से शुरू करेंगे, तो क्या प्रॉफिट के अंदर लॉस तो नहीं आ रहा होगा? प्रॉफिट के अंदर आ रहा होगा तो ऐड करके इसको कैंसिल कर देंगे। क्या लॉस कैश फ्लो में आना चाहिए? हरगिज नहीं आना चाहिए, लेकिन क्योंकि आपने इनडायरेक्ट मेथड से करना है, प्रॉफिट से जब स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर लॉस आ रहा होगा, उसे कैंसिल करने के लिए ऐड बैक कर देंगे। और प्लांट का क्या करेंगे? कैश फ्लो के अंदर प्लांट का क्या करेंगे? कैश फ्लो के अंदर नहीं करेंगे, लेकिन वर्किंग में जाए जरा जहनी तौर पर, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लेजर में लिख लेंगे डिस्पोजल के नाम से, ठीक है? तो इस तरह जहन अब चलना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ, कौन सी कहाँ। जी नंबर 5, सॉरी नंबर 3, डेप्रिसिएशन का क्या करेंगे? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो में प्रॉफिट में एड बैक करेंगे और वर्किंग्स में जाके एसेट अकाउंट के अंदर लिख के बात खत्म कर देंगे। नंबर 4, फाइनेंशियल चार्जेस किसे कहते हैं? हाँ जी लिख लेना, आपको याद रखना, फाइनेंशियल चार्जेस सिंपली मींस इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात हो रही है। 1100 क्या हुआ, पूरा पढ़ के बता, 1100 क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर, इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर का कैश फ्लो में क्या करेंगे? इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर का कैश फ्लो में क्या करेंगे? असूलन तो कुछ नहीं होना चाहिए, असूलन तो कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हो गया होगा, उसे कैंसिल करने के लिए ऐड करेंगे और फिर इंटरेस्ट पेड ढूंढेंगे, लेकिन अगला सेंटेंस पूरा करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, इसका क्या मतलब होगा? हाँ ठीक है, क्या अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस का मतलब, फाइनेंशियल चार्जेस मींस इंटरेस्ट, अक्रूड मींस पेबल, इसको पर लिखें, अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस मींस इंटरेस्ट पेबल। ये काइंडली आप हजरात डायरेक्टली इसी के सामने ना बैठिएगा यार, मतलब कम से कम सीधी हवा ना पड़े, बारिश को धीरे हुए तो महसूस हो रहा है, तो कंडीशन चेंज कर लेते हैं, आगे आ जाएंगे, डायरेक्टली हवा ना पड़ी। ये एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस कैसे कहते हैं? अक्रूड एक्सपेंस कहते हैं किसे वैसे? अक्रूड एक्सपेंस, पेबल एक्सपेंस। अगर मैं कहूं सेल, अक्रूड सैलरी, सैलरी पेबल, अक्रूड रेंट, रेंट पेबल, ऐसे ही नहीं? तो अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट पेबल, फाइनेंशियल चार्जेस पेबल, तो फाइनेंशियल चार्जेस पेबल एज ऑन 31st December 2017 अमाउंटिंग टू रुपीज 1,12,000 एंड 2016 में कितने थे? अभी क्या गिवन है 48 और 1, इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाए, इंटरेस्ट पेबल कहीं अलग नजर तो आ नहीं रहा, आखिरी लाइन देखें लेफ्ट साइड पे, टैक्स पेबल नजर आ रहा, लेफ्ट साइड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, टैक्स पेबल नजर आ रहा है, लेकिन इंटरेस्ट पेबल अलग तो नजर आ
आ नहीं रहा, नीचे वो कहता है कि इंटरेस्ट पेबल मौजूद है। तो जरा एक सेकंड कल वाला क्वेश्चन निकाल जो कल कर रहा था। पेज नंबर बताइएगा कौन सा पेज होगा ये, क्वेश्चन नंबर 3 जो हो रहा था कल, पेज नंबर 113 के स्टार्ट में आएगा, ये पॉइंट नंबर 4 पर है। बस अभी ये छोटे छोटे ये वाले पॉइंट्स अब रिजॉल्व होने, बाकी अल्लाह का शुक्र है मैक्सिमम चीजें आपको पता चल गई होंगी। पॉइंट नंबर 4 में लिखा था इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेएबल ऑन 30 जून, इंटरेस्ट ऑन लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1 नवंबर। यहाँ से फिर हमने, आपको याद हो कि हमने एक वर्किंग की थी, लास्ट सेंटेंस शायद आपने कल अंडरलाइन भी किया था। क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स हैज बीन अक्रूड, पेएबल बना लिया गया है, और कहाँ शामिल है, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। पिछले पेज पे जाएगा 112 पे, नहीं पिछला पेज नहीं, पिछला तो इसका सब ट्रेड एंड अदर पेएबल्स ढूंढना सही है ना यार। तो उसने बता दिया था कि इंटरेस्ट पेएबल किस में शामिल है। तो आपको अगर याद हो तो फिर हमने क्या किया था, अलग अलग वर्किंग क्यों की थी, क्योंकि ट्रेड पेएबल्स में से हमने इंक्रीज डिक्रीज का डिसीजन लेना है इंटरेस्ट मेथड में, और इंटरेस्ट पेएबल में से इंटरेस्ट पेड निकाल के कैश फ्लो में लिखना है। लेकिन आज वाले सवाल में, अब नीचे पॉइंट नंबर 4 में उसने ये तो बता दिया कि इंटरेस्ट पेएबल की फिगर्स हैं, 17 में भी हैं, 16 में भी हैं, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं उसने किया कि किस जगह ये शामिल है। अलग तो नजर आ नहीं रहा, सबको समझ आ रही है मेरी बात, पेबल नजर आ रहा है लेकिन इंटरेस्ट पेबल अलग नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर इंटरेस्ट पेबल है और नजर नहीं आ रहा, तो फिर इसको ढूंढने का जरा तरीका सुना जरा, आए जरा मेरे साथ लाइबिलिटीज पढ़े जरा। आपको पता है इंटरेस्ट पेबल अगर होगा तो कहाँ होगा, करंट लाइबिलिटीज में या नॉन करंट लाइबिलिटीज? करंट लाइबिलिटीज में। तो करंट लाइबिलिटीज जरा पढ़े। ट्रेड पेबल्स तो क्या होते हैं, क्रेडिटर्स, लेकिन आगे लिखा हुआ एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स। अगर तो इंटरेस्ट पेबल अलग नजर आता था तो ऑब्वियसली हम उसका अलग लेजर बना लेते, लेकिन अगर इंटरेस्ट पेबल है, ये मुझे पता कैसे चला कि इंटरेस्ट पेबल है, नीचे लिखा हुआ, लेकिन अलग अगर नजर नहीं आ रहा, तो मोस्ट लॉजिकली फिर वो इंटरेस्ट पेबल कहाँ होगा, ट्रेड पेबल्स के अंदर या अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स के अंदर। वापस पीछे पेज पे ना 112, वहां तो आप कह रहे थे ट्रेड पेबल्स में शामिल, वो उसने बताया था। अगर वो बताया तो वो हो सकता है लोन के अंदर आ रहा हो, वो कह दे तो हो सकता है शेयर कैपिटल के अंदर गलती से आ गया हो। तो अगर तो क्वेश्चन एग्जामिनर बता दो फिर तो हम अकॉर्डिंगली कर लेंगे जिस तरह आपने कल वाले सवाल में किया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं पता चल रहा तो देन हम लॉजिकली अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे दोबारा देखें, पॉइंट नंबर 4 में मिला क्या है, इंटरेस्ट का पेएबल होना कहाँ चाहिए, करंट लायबिलिटीज में। अलग नजर आ जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर अलग नजर नहीं आ रहा तो फिर अक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स में अंदर होगा इस सवाल के मुताबिक। ये पूरी बात जरा काइंडली छोटा सेंटेंस के साथ लिखो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते हैं, if there is no separate information, then assume interest payable should be in accruals and other payables. और साथ अगर पेज नंबर 113 लिखे, पॉइंट नंबर 4, 113 पे मेरा लता पॉइंट नंबर 4। दोबारा जाए पेज नंबर 113 पे, वहां कल एक और छोटा, या पेज नंबर 12 112 के शायद पे लिखा था, वहां भी एक छोटा पैराग्राफ लिखा था। प्लीज ढूंढ के जरा पढ़ के जरा उसका क्रक्स बताएं क्या था। जब किसी एक अकाउंटिंग हेड में एक से ज्यादा आइटम्स ऐसी इकट्ठी हो जाएं जिनका कैश फ्लो में ट्रीटमेंट डिफरेंट है, तो अलग अलग वर्किंग करना है। तो ये बात दोबारा ज़हन में रखें जरा, अक्रूड एंड पेएबल सब ढूंढना जरा अपने सवाल में, पेज 124।
अब अकॉर्डिंग टू दिस लाइन जो आपने नीचे लिखी है सोच सोच के अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस जो है अक्रूड एंड अदर पेबल्स में शामिल है। तो अब जब हम अक्रूड एंड अदर पेबल्स का ओपनिंग क्लोजिंग का डिसीजन ले रहे होंगे तो आप इस अमाउंट को किन दो हिस्सों में कर देंगे? इंटरेस्ट पेबल अलग कर देंगे और जो रिमेनिंग अक्रूवल एंड अदर एक्सपेंसेस हैं वो अलग कर देंगे। फिर जब हम कैश फ्लो की वर्किंग कर रहे होंगे तो अक्रूवल एंड अदर पेबल्स की जो फिगर रह जाएगी उसको हम इंक्रीज डिक्रीज के एंगल से डिसाइड करेंगे और इंटरेस्ट पेबल जो है इसमें से फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख के पेड निकाल लेंगे। ठीक है, व्हाट इज द न्यू थिंग शायद जो इस पॉइंट नंबर 4 में आई है कि एग्जैक्टली बताया नहीं हुआ कि ये फाइनेंशियल चार्जेस जो पेबल है ये किस जगह मौजूद है। तो अगर अभी हमें खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा तो हम फिर लॉजिकली डिसाइड करेंगे कि ये कहाँ हो सकता है। और कोई भी एक्सपेंस अगर पेबल है तो वो अक्रूड एक्सपेंसेस में ही होगा। इसी तरह अगर कोई इनकम रिसीवेबल हो तो वो फिर किसी रिसीवेबल के अंदर ही होगी, वो हम किसी पेबल के अंदर नहीं ढूंढेंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके? ये आवाज ठीक है जी मेरी? प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक आध जगह इशू आ रहा है, मतलब स्पेसिफिक लग रहा है। कोई इशू तो नहीं प्लीज? आवाज का, आवाज का इशू तो नहीं प्लीज? जी पॉइंट नंबर 5 आप पढ़ें और आप ही इसका ट्रीटमेंट बताएं। Provision for doubtful receivable is estimated at 5%, maintained at 1%. ये क्या करेंगे इसका? हाँ जी ऊपर ढूंढे जरा, इसका पैक कहाँ लेके जाएंगे? ट्रेड रिसीवर्स में से कितने परसेंट नेट हो गया हुआ है? तो देखो ट्रेड रिसीवर्स कितने रह गए हैं, कितने परसेंट रह गए हैं, तो हम ग्रॉस करके डेटर्स को अलहदा प्रोविजन का लेजर बना लेंगे। जब भी डेटर्स नेट हुए हो, मेथड चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, तो आपने डेटर्स और अलाउंस को अलग अलग ट्रीट कर लेना है। लेकिन जिन हजरात ने क्वेश्चन नंबर 2 किया घर से, उस क्वेश्चन नंबर 2 में तो ऐसा आपने नहीं किया है, हमने किया ही नहीं है, तो हमें क्या पता है वहां क्या हो रहा है। आप देखिए वहां आपने नेट किए हैं या नेट थे, मेरा सवाल और है। वहां नेट थे, तो जब नेट नहीं थे तो क्यों नेट किए हैं? जब नेट होते हैं तो हम क्या करते हैं? जब नेट हुए होते हैं तो हम क्या करते हैं? हमने ग्रॉस करते हैं, और अगर ग्रॉस हुए हुए हैं तो आपने हमने नेट कर दिए। ये कौन सी साइंस है? ग्रॉस अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह है, अगर नेट हुए थे तो हम ग्रॉस कर रहे हैं। तो वहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, आपका वहां दो तीन चीजें और भी अच्छी थी जो इकट्ठी इंशाल्लाह हो जाएंगी। जी वो बात करता हूँ, मैं जान के वैसे बीच में बातें इसलिए करूँ ताकि मुझे जरा अंदाजा तो हो जाए, किसी ने वो पढ़ा भी यही नहीं, और जो मेरा अंदाजा है वो तकरीबन ठीक जा रहा है। ये क्वेश्चन शुरू हो गया, क्या तरीका होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का? अच्छा, जब भी कभी आप इंडिविजुअली भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसे ही करें जैसे हम क्लास में कर रहे हैं, वरना ये क्वेश्चन कभी हैंडल नहीं होना। और जब भी घर में इंडिविजुअली भी करें तो यही प्रोसीजर है जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। वैसे कोई शॉर्टकट जिसका कोई नहीं है, अगर शॉर्टकट होता तो यकीन शॉर्टकट ही डिस्कस कर लेते। अगर बड़ा नेट हुए हुए तो कभी भी आप नेट डेटर्स का डिफरेंस नहीं ले सकते, आपने उसमें से बैड डेट्स को अलग नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एडजस्ट करना, और जो ग्रॉस डेटर्स हैं उनमें से आपने, अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज का डिसीजन लेना है, और अगर डायरेक्ट मेथड है तो रिसीट फ्रॉम कस्टमर्स की फिगर निकालनी है। जी वो डेफिनेटली 100% नहीं हुआ होगा, वो मैंने कल भी आपसे कहा था, लेकिन ये कहना कि स्टार्ट ही नहीं हुआ ये भी मुनासिब बात नहीं है। जी बिजनेस नहीं बताएं, स्पीड अप हो जाता है काइंडली, क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नादिर लिमिटेड, अब पता चल गया अब आप लोगों को स्पेस कितनी रिक्वायर्ड होती है, अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते चले जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ये मेरे सब्जेक्ट्स के अलावा आपके बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस खत्म होगी नहीं? कब तक चलनी है? चले छोड़े से, यानी कि इसका मतलब सारा प्रेशर मेरे भी होता है। आराम से लगे रहे, मेरी बेटा एंड ही नहीं होनी, मेरी एंड होनी नहीं। आप देख लेना, मैंने कल क्लास एंड की और आज दोबारा क्लास स्टार्ट की, आपने बीच में क्या किया? कुछ भी नहीं। तो बेहतर नहीं क्लासेस होती रहे, या तो आप मुझे बता दें आपने क्लास के एंड होने के बाद से लेके आज क्लास के शुरू होने तक क्या किया। अगर तो आप मुतमिन हैं तो मैं तो कहता हूँ बाकी सारे सवाल होमवर्क हो गए,
तो आज आखिरी क्लास है, तो ऐसे ना करें, आराम से लगे रहे। ये जो मेरा ख्याल है, मेरे साथ आप पढ़ लेते इतने ही काफी है, यही बड़ी गनीमत हुई हुई, तो मेरे साथ लगे रहे। तो मेरे साथ तो अल्लाह के फिक्र आप सोच लेते हैं, वो भी मैं जबरदस्ती सोचने मजबूर करता हूँ इनकम कहाँ आनी है, कहीं नहीं आनी। मैं कहता हूँ आनी है, फिर कहता कहीं नहीं आनी। वो 15 मिनट बाद तो पता चलता है कि इनकम आनी है, कल भी आई थी। ये रुपीज इन थाउजेंड असल में सभी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। ये 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद कुछ ना कुछ आपका भी आइडिया हो गया है, लेकिन दिस इज नॉट द सफिशिएंट आइडिया, कि फर्दर सोचने की मुसलसल जरूरत है। हाँ, ये जरूर रिक्वायर्ड है कि अगर कोई क्वेश्चन घर से दूं तो आपको इंडिविजुअल्स को ट्राई जरूर करें और गलतियां करें। गलतियां करने से फिर हम इम्प्रूव करेंगे। तो आज भी कोशिश पूरी करें, हेडिंग्स बना लें। फिगर लिखवानी आप नहीं है। ये पहली हेडिंग क्या होती है? कैश फ्लो, सॉरी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। ये सही कह रहे हैं आप लोग, वही होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसमें आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस भी होना, ये आई कैप का पेपर देना, अपने जो पेपर बेस से फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। इससे पहले अपने पीएससी के पेपर दिए मैं, जो एमसीक्यूज बेस थे। वो गेम बहुत सिंपल थी, बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, बहुत टफ पेपर आता है। अच्छी तैयारी हुई हो तो तब बात बनती है, और अच्छी तैयारी के लिए कंपलसरी है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा मैंने यही की कि कोशिश करें साथ साथ पढ़ें, साथ साथ गलतियां करते जाएं, ताकि वो इम्प्रूव हो सके। इसका शॉर्टकट कोई नहीं, समझ के चीजें करनी पड़ती हैं। जी हेडिंग्स देख के वर्किंग्स में आते हैं। अब हेडिंग्स तो कम से कम याद होगी सबको, बोलने कौन कौन सी लिखी हैं? आके जरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ढूंढ दें जरा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के 4 मेन कंपोनेंट्स बोल दें। चार हुए नहीं अभी पूरे? चले यहाँ ढूंढे, यहाँ ढूंढे। उन 4 में से यहाँ कौन सा है? कौन कौन सा साल इन्वॉल्व है? 17, 16 कंपैरेटिव। कैश एंड बैंक के नाम से ही शायद फिगर अवेलेबल है, ना बैंक को ड्राफ्ट नजर आ रहा है, ना कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है। थाउजेंड्स में फिगर्स चल रही हैं, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऊपर जो डाटा वो तो थाउजेंड्स में ही है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अपने थाउजेंड्स में कन्वर्ट करवाना है। फिगर्स बता दो जरा। 222355 एंड 33204। जी नेक्स्ट स्टेप तेजी से। किसके? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सवाए किसके? अच्छा मुझे बता दो स्टार्ट कहाँ से लेंगे, लेफ्ट से ले रहे हैं राइट से ले रहे हैं? मैं पहली फिगर बोल दी कौन सी लेनी, इकट्ठे ले लेंगे। डेफिनेटली आप एसेट से शुरू कर लें, लाइबिलिटी से शुरू कर लें, ये तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इस वक्त क्लास में हम जरा तरतीब से रखना जरा एक तरीके से। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से बच्चे लेना चाह रहे हैं, राइट साइड। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नेट मींस क्या है? अच्छा देखिएगा मेरे साथ साथ बार बार बातें सुनते जाए। डब्ल्यूडीवी ब्रॉट डाउन बताओ। 15,800 कैरेट डाउन बताएं। अब स्पेस का आपको आइडिया हो गया हुआ है, जरूरत पड़ती है बीच में फिगर्स लिखने के लिए। नेक्स्ट लेजर का नाम बताएं। नहीं करंट एसेट्स का तो दूंगा बना, अमाउंट तो कम से कम हो। हेडिंग्स का तो दूंगा बना। स्टॉक इन ट्रेड ब्रॉट डाउन बताओ। 875750 5600।
ये ट्रेड रिसीवेबल्स लेजर बनाते हुए एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले पढ़ने का मकसद ही ये है कि डाटा हमारे सामने आ चुका है, ट्रेड रिसीवेबल्स नेट हुए हैं, क्या करेंगे? अगर नेट है तो ग्रॉस करेंगे यार, और अगर ग्रॉस है तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह होगा। अगर ग्रॉस है, अलाउंस पहले ही ज्यादा नजर आ रहा है, तो फिर ग्रॉस करने की क्या जरूरत है? ग्रॉस तो पहले ही हुआ। तो मेरे साथ जितने आपने क्वेश्चंस किए इनमें सब में ये नेट हुए होते थे और हम ग्रॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर कभी ग्रॉस मिल जाए तो आप अलग अलग लेजर बना देंगे। नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में असूलन तो नेट ही होना चाहिए, लेकिन ये एग्जामिनर की मर्जी है कि वो दिखा दे आपको, और अगर वो दिखा रहा है लिख के तो इसका मतलब फिर वो भी नेट हुआ तो नहीं है ना। अगर डेटर भी नजर आ रहे हैं, अलाउंस भी नजर आ रहा है, तो अभी इन्होंने आपस में माइनस होना है। एक एसेट अकाउंट भी नजर आ रहा है, क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन अकाउंट भी नजर आ रहा है, तो फिर आप एसेट अकाउंट डब्ल्यू भी तो अभी आया तो नहीं ना, आज जाता अगर वो नेट बताता। ठीक है जी, अलग ग्रॉस खुद से करेंगे, अब ये बातें होगी फाइनल से। ट्रेड रिसीवेबल्स को ग्रॉस सब करें जी, कर ले, मैं फिगर लिखता हूँ। कौन सा पॉइंट अप्लाई करने लगे हम? पॉइंट नंबर 5, कितने परसेंट अलाउंस बना हुआ है? कैसे वर्किंग करूं? 4 4 4 6 डिवाइडेड बाय इनटू इज इक्वल टू 4680, और अलाउंस का ब्रॉड डाउन कितना बन जाएगा? दोनों का डिफरेंस, नेट का और ग्रॉस का डिफरेंस। हाँ जी, 4680 माइनस 234। अभी पता चल गया ना कैसे होता है ये? 234 कैसे है? नहीं मतलब किस में से क्या माइनस हुआ? नेट और ग्रॉस में डिफरेंस हुआ है। नेट और ग्रॉस, व्हाट इज नेट? 4446, व्हाट इज ग्रॉस? 4680। दोनों में फर्क कितना है? तो इन दोनों में फर्क किस वजह से होगा? अलाउंस के ब्रॉड डाउन की वजह से। कैरी डाउन ट्राई करें। 6840 डिवाइडेड बाय 95 into 100, 7200, और अलाउंस का क्लोजिंग हो जाएगा। देखो प्रोविजन भी लिखा जा सकता है, अलाउंस 360। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा? बल्कि आई होप कि अभी बहस खत्म हो गई है, बार बार रिपीट होता जा रहा है। अब क्लियर हो गया ना? खुद से कर लेते हैं, अभी खुद से कर लेंगे। अच्छा ये करेंगे कब? फाइनल बोल दे जरा, जब ग्रॉस होंगे या नेट होंगे? और अगर ग्रॉस होंगे तो वही तो हमें चाहिए थे, ग्रॉस होंगे तो हमें अलग किस किस का? डेटर का अलग बना लेंगे, अलाउंस का। अगर पहले बना नजर आ रहा है तो बना लेंगे, और अगर नेट हुआ है तो नेट को क्रॉस करके खुद से अलग कर लेंगे। ये नेक्स्ट बताएं कौन सा लेजर आ गया? नहीं बेटा, अभी अदर रिसीवेबल है बात। किसको छोड़ना है? सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो चीज आई है बस उसको छोड़ दे, बाकी सब कुछ बना लो। अदर रिसीवेबल्स ब्रॉट डाउन 800, कैरी डाउन 2385। जी जब आए नीचे, जब नीचे पढ़ेंगे एडिशन इन्फॉर्मेशन तो पोस्ट कर लेंगे। इस वक्त ये कौन सा काम कहाँ देख के हो रहा है? जी डेफिनेटली 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 95 डिवाइडेड बाय 95 into 5, ये तो सिर्फ हम लेजर आप देख के बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप पोस्टिंग करेंगे जब तो सब कुछ आना, सिर्फ वो थोड़ी आना। तो ये बिल्कुल तरतीब सही रखें, वरना ये कभी कैश फ्लो इसका मैच नहीं होगा। इस वक्त ये वर्किंग करते हुए हम सिर्फ कहाँ देख रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखते हुए ये जरूर देख रहे हैं कि नीचे कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं आया जिसकी वजह से हमारे कोई लेजर्स इकट्ठे हुए हैं जिन्हें हमने अलग करना है। तो इस वक्त अलग अलग करने की बहस होगी अगर कहीं मसला है तो। बाकी ट्रांजेक्शन अभी सारी पोस्ट होना एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बेस पे। जी नेक्स्ट लेजर, शेयर कैपिटल का ब्रॉड डाउन। शेयर कैपिटल का ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन हो गया 10,000, कैरी डाउन आ गया 12,400। शेयर प्रीमियम ब्रॉड डाउन निल है। शेयर प्रीमियम का वर्ड तो जिम है, कैरी ब्रॉड डाउन निल है, कैरी डाउन 1400। देन रिटेन्ड अर्निंग्स है
12,440 and 13,450. 13,450. Allowance, sorry, revaluation surplus. रिवॉल्यूशन सरप्लस का ब्रॉट डाउन है nil, कैरेट डाउन है 4,000. लॉन्ग टर्म लोन्स हैं हाँ जी, लॉन्ग टर्म लोन सॉरी ब्रॉट डाउन है 5,000, कैरेट डाउन है 40,100. सोच के बताएं, लोन बढ़ा हुआ है कम हुआ हुआ? लोन कम हो गया यार, 5,000 से 4100 रह गया यार, लायबिलिटी कम हो गई. देन उसके बाद आगे क्या बनाओ? ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स का ब्रॉट डाउन 1,400, कैरेट डाउन 1,900. अब दोबारा यहाँ रुके. अदर पेबल्स में है कोई मसला? खुद से करेंगे जरा, लगा कल भी किया था शायद. पॉइंट नंबर 4 अप्लाई करना. जर्नलिस्ट सब लोग भी करें सेग्रीगेशन. अच्छा, थाउजेंड्स में फिगर्स लिखा कि नहीं? मतलब फिगर्स 1000 में हो तो नीचे एडिशनल फॉर्मेशन पे 1000 में करनी पड़ती है. ब्रॉट डाउन मेरा ख्याल हो जाएगा 68. हाँ जी करें आप कंप्लीट में बस 48 और 112. ब्रॉट डाउन गिवन है 660. 660 में से 48 प्लस या माइनस? वाई माइनस. हाँ जी, क्रेडिट क्रेडिट है, दोनों क्रेडिट क्रेडिट प्लस हुए होंगे. एंड 680 माइनस 112, 612 आ जाएगा. और दूसरा 568. तो जब भी कभी किसी एक हेड में एक से ज्यादा आइटम्स शामिल हैं और उनका कैश फ्लो में ट्रीटमेंट डिफरेंट होना है तो आप उसको अलग कर लेंगे. कर लिया करेंगे. सॉरी ये जरा इसके डेबिट क्रेडिट साइड मैंने डेबिट क्रेडिट अमाउंट्स मैंने गलत साइड पे लिख दी. क्रेडिट बैलेंसेस है या डेबिट बैलेंसेस? सॉरी क्रेडिट बैलेंसेस. 660 माइनस 48 एंड क्या था दूसरा? 660 माइनस 112. ये 612 एंड 560. जी सॉरी जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गए यहाँ तक आ गए सारे? फाइनल कौन सा रह गया? टैक्स पेबल. Brought down tax payable is 500. Carried down tax payable 650. जी कौन से दो काम हो गए? पहला कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. दूसरा अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो आइटम्स की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में उसके हमने लेजर्स बना लिए हैं. नेक्स्ट स्टेप एडिशनल इंफॉर्मेशन. आए दोबारा एडिशनल इंफॉर्मेशन मेरे साथ कंसंट्रेशन से सुने.
जी लेजर्स बन गए सबके। चले सर, कुछ शेयर्स की रिवीजन आनी है, डिविडेंड आने हैं, बाकी कुछ चीजें तो पुरानी, लेकिन जो नई चीजें आ रही हैं वो भी जरा समझ में आ रहा है। जी पॉइंट वन, ड्यूरिंग द जब शेयर इश्यू हुआ है 10% बोनस शेयर्स इन मार्च 17 एंड राइट शेयर्स इन जुलाई 17। पहले बोनस शेयर्स है या पहले राइट शेयर्स है? पहले बोनस शेयर्स है किस महीने में? मार्च में। और फिर राइट शेयर्स है किस महीने में? जुलाई में। ये बोनस शेयर्स की परसेंटेज दी हुई है, बोनस शेयर्स की परसेंटेज दी हुई है। अब ये जो 10% परसेंटेज है ये किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि बोनस शेयर्स की अमाउंट कितनी है। वर्किंग की तरफ आएगा। अब ये सही रिवाइज करिएगा प्लीज ये चीजें। बोनस शेयर्स की परसेंटेज अगर दी हुई है, डिविडेंड अगर परसेंटेजेस में दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई किससे होगा? एक सेकंड जरा वर्किंग में शेयर कैपिटल के लेजर में आएगा, साथ साथ रहेगा मेरे। शेयर कैपिटल के लेजर में ब्रॉड डाउन कितना था? 10,000। कैरी डाउन कितना है? 12,400, 12,400। ये जो इस वक्त हम ट्रांजेक्शन लिखने लगे इस लेजर में, जो कल भी शायद आप बात कर रहे थे, ये ट्रांजेक्शन ऑलरेडी इन लेजर्स में रिकॉर्ड हो गई हैं या हम ये लेजर खुद से बना रहे हैं? बना तो हम रहे हैं, लेकिन क्या ये लेजर्स ऑलरेडी बन के क्लोजिंग निकल चुके हैं? तो ड्यूरिंग द ईयर जब ये बोनस शेयर डिविडेंड दिया गया होगा तो जरा फिगर्स देखें, 10,000 से रेट मल्टीप्लाई किया गया होगा या 12,400 से मल्टीप्लाई किया गया होगा? साल के शुरू में जब 10,000 होगा और बोनस शेयर्स की बारी आई होगी तो उस वक्त शेयर कैपिटल 10,000 ही होगा। हाँ, बोनस शेयर और राइट शेयर्स के बाद फिर ये 12,400 बना होगा। तो हम ये नहीं कर रहे कि जीरो से आप कह लें ब्रॉड डाउन से कैरी डाउन निकाल रहे हैं, ये फिगर्स निकली हुई हैं, इनके अंदर क्या क्या है बस वो हमने ढूंढना। तो कैलकुलेटर पकड़ना जरा, कंसंट्रेशन फुल रखिएगा। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 1,000। अब 10,000 शेयर्स हैं या रुपीज हैं? पहले सही तरह ये फाइनल करें, 10,000 रुपीज है या शेयर्स हैं? रुपीज है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर के रुपीज है। तो मल्टीप्लाई बाय 10% अगर हमने किया तो स्टेट में ये भी रुपीज आ गए। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ दीज रुपीज? बोनस शेयर्स, डिविडेंड डेबिट है और शेयर कैपिटल क्रेडिट है। दोबारा रिपीट करें, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप साथ हैं? डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, चाहिए लिखने की जल्दी ना करें, पहले मुझे लिखते हैं। अब कैश फ्लो जेन में लाएंगे, कैश फ्लो वाला पेज अपने जेन में लाएंगे। डिविडेंड डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट वाली ये जो ट्रांजैक्शन है कैश फ्लो में कहाँ आएगी? ये नॉन कैश है या कैश है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो कैश फ्लो में नॉन कैश ट्रांजैक्शन आती तो है अगर इंडायरेक्ट मेथड हो। इंडायरेक्ट मेथड में प्रॉफिट जेन में लाएगा। हाँ जी, क्या ये डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट ने प्रॉफिट को अफेक्ट किया होगा? ये एंट्री किस जगह आई होगी? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। क्या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से ये डिविडेंड माइनस हुआ होगा? ये तो बाद में माइनस होता है, और शेयर कैपिटल तो होता ही इक्विटी का पार्ट है। तो यकीनन ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, डिविडेंड डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन क्योंकि इसने प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं किया होगा इसलिए इस ट्रांजैक्शन को कैश फ्लो में कहीं भी नहीं आना। लेकिन जरा लेजर देखें जरा, क्या इस एंट्री का इफेक्ट हमारे किसी लेजर में आना? ये जो डिविडेंड डेबिट कह रहे हैं आप, ये किस लेजर में आना है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। और शेयर कैपिटल क्रेडिट जो आप बोल रहे हैं ये शेयर कैपिटल के लेजर में आना है। तो कैश फ्लो में क्यों नहीं आना? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, प्रॉफिट में क्यों एडजस्ट नहीं होना? क्योंकि प्रॉफिट इफेक्ट नहीं हुआ है, लेजर्स में आना है बस। कौन कौन से लेजर इफेक्ट होंगे? रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में डेबिट साइड पे लिख रहा हूं मैं, और शेयर कैपिटल के लेजर में क्रेडिट साइड पे ये डिविडेंड आ जाएगा। बात मेरी समझ आएगी प्लीज? अब नोट करें, ये साथ एक वर्किंग भी लिखना जरा 1000 की, ये लेजर्स के साथ अगर जगह बन जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? एनी कंफ्यूजन सर? कैश फ्लो में शेयर अगर इश्यू हो तो आता नहीं है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में?
कैश फ्लो में अगर शेयर इशू हो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आते नहीं, तब आते हैं अगर कैश के अगेंस्ट इशू हो, और अगर बोनस शेयर्स है तो इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, इससे फिर नॉन कैश ट्रांजेक्शन। डन हो गया सर? मेरी तरफ देखिए जरा, बोनस शेयर्स की एंट्री बना और डिविडेंड डेबिट होकर रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गया, और शेयर कैपिटल के लेजर में क्रेडिट साइड पे फिगर आ गया। दूसरा हिस्सा पड़े इसी पॉइंट में, और इस पॉइंट में क्या नजर आ रहा है? अच्छा, राइट शेयर्स कितने %? ये नहीं बता रहा कितने राइट शेयर्स ढूंढे रहा, राइट शेयर्स की तादाद क्या है, कितने % राइट शेयर्स हैं, ये उसने नहीं बताया। लेकिन परेशान ना हो, एक सेकंड बोर्ड पर देखा जरा। अगर हमने ये बोनस शेयर्स लिख लिए हैं और शेयर कैपिटल के लेजर में कोई बैलेंसिंग फिगर आ गई, तो फिर वो राइट शेयर्स के पैसे ही होंगे। और शेयर प्रीमियम भी ढूंढे जरा। शेयर प्रीमियम कब आता है? जब शेयर जो है नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पेश हो, तो उसने परसेंटेज भी नहीं बताई, नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं बताए, लेकिन शायद हम इन राइट शेयर्स के पैसों को लेजर बैलेंस करके एंड में ढूंढ लेंगे। फिलहाल हम कुछ क्यों नहीं कर सकते? फिलहाल कुछ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी परसेंटेज भी नहीं पता और नंबर ऑफ शेयर्स भी नहीं पता, सिर्फ उसने ये तो बताया है कि राइट शेयर्स हैं, भाई जुलाई में है, कितने हैं, कितने % है। अगर ये नहीं भी पता तो हम एक बैलेंसिंग फिगर अभी इंशाल्लाह ढूंढ लेंगे, ठीक है? तो इस वक्त क्यों नहीं वर्किंग कर सकता मैं? क्योंकि मेरे पास परसेंटेज नहीं, अमाउंट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जब आप एंड करेंगे तो मुझे इसका डिसीजन लेना। क्लियर प्लीज? ये ऑनेस्ट। देन सर इसके बाद जो पॉइंट नंबर 2 है, इसको भी हमने थोड़ी देर पहले डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आपने एक एंट्री लिखी हुई है, वो एंट्री अगर मुझे पहले पोस्ट करवा दें, एंट्री लिखी हुई है तो पढ़ने दोगे। अब एक एक बात जरा ध्यान से जहन में रख के जरा सुने मेरी बात। सबसे पहले हुआ कैश डेबिट, तो ये कैश फ्लो में आएगा कहाँ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में क्यों आएगा? डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट, एक्विजिशन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। मुझे पूरा कर लेने दीजिएगा करंट, और बाद में आप इंडिविजुअल खुद लिखिएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एक फिगर आ जाएगी, रिसीट फ्रॉम डिस्पोजल। कितने पैसे? 3000। यार ये तो 4800 का बेचा है, लेकिन पैसे 3000 आए हैं, तो जो कैश है वो कैश फ्लो में आ गया। अगला हेड बोले क्या डेबिट हुआ है? रिसीवेबल डेबिट कैश फ्लो में कहाँ लिखा? कहीं नहीं, कहीं नहीं। वर्किंग्स में कहीं लेजर में आएगी ये फिगर? तो रिसीवेबल में ही आ सकती है। अगर कोई और होता, फॉर एग्जांपल अलग लेजर बना होता रिसीवेबल अगेंस्ट डिस्पोजल, तो हम उसमें लिख देते, वरना ये रिसीवेबल फिर कहाँ ही और आ रहा होगा। अदर रिसीवेबल्स रेफरेंस के तौर पे डेबिट हो रही है फिगर। ये कितनी फिगर है? 1800। रेफरेंस के तौर पे मैं एसेट लिख रहा हूँ, ऑपोजिट हेड प्लांट, प्लांट के अगेंस्ट रिसीवेबल है। ठहर जाए। कैश डेबिट मैंने कहाँ लिखा? इन्वेस्टिंग में। रिसीवेबल मैंने कहाँ लिखा? रिसीवेबल के लेजर में। अगला हेड पूरा करें। लॉस आ रहा है, लॉस कैश फ्लो में कहीं आएगा? आना तो नहीं चाहिए, असूलन आना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमने कौन से मेथड से वर्किंग करनी है? इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्ट कहाँ से लेते हैं? क्या उस प्रॉफिट में से ये लॉस लेस हुआ होगा? पहली लाइन मैंने किसके लिए छोड़ दी है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए। उसके नीचे क्या लिख लिया है? लॉस ऑन डिस्पोजल की फिगर बताएं। 400। पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? पॉजिटिव क्यों लिखूं यार? पहले लेस हुआ होगा, कैंसिल करना है। क्या लॉस कैश फ्लो में आता है? नहीं आता है। आ तो रहा है, अब नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था, प्रॉफिट में आ रहा होगा, लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई है। एंट्री देख रहे हैं आप, कहाँ कहाँ हो गया? कैश हो गया, रिसीवेबल हो गया, लॉस हो गया, क्या रह गया है? ये कहाँ जाऊं? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लेजर में किस तरफ जाऊं? क्रेडिट साइड पे क्या वर्ड आ गए? डिस्पोजल लिख लें या कैश का रेफरेंस लिखना है तो वो लिख लें। रेफरेंस का इशू नहीं है, मेन चीज क्या है, अमाउंट और साइड सही हो। रेफरेंस में भी डिफरेंट, क्योंकि ये वर्किंग हमारी है। कितनी अमाउंट लिखूं? यार इसकी कॉस्ट तो वो कहता था 9500 है। ये कैसे पता चला ये एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीपी पे है? क्योंकि क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का लेजर नजर नहीं आ रहा। आई होप कि आपको समझ आ गई है। तो आप बोर्ड पे ढूंढने की बजाय खुद से करें, कहाँ कैश गया, कहाँ रिसीवेबल गया, कहाँ लॉस गया, कहाँ एसेट गया, कोशिश करें। मैक्सिमम गलत हो जाएगा, बाद में एसेट फाइनल कर लीजिए। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया?
मेरा ख्याल है अब लेजर बनाया जा सकता है एज यू फील कंफर्टेबल। मेरा ख्याल है जहाँ जरूरत पड़े बना लें, ग्रिप होनी चाहिए, वैसे बनाना पड़े बना सकते हैं, लेकिन अगर कंपाउंड एंट्री समझ आ जाए तो वो भी बना सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि हम कहाँ खड़े हैं। ये डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग से लेजर में बेटा इसलिए आया है क्योंकि डिविडेंड होता ही रिटेन्ड अर्निंग्स में से लेसा है। नहीं बेटा परवीन का तो लेजर इस वक्त कोई बहस नहीं हो रही। आप अगर डिस्पोजल का लेजर कहना चाह रहे हैं तो डिस्पोजल का बन सकता था, लेकिन डिस्पोजल का लेजर अब इसलिए मैंने नहीं बनाया क्योंकि हमने कंपाउंड एंट्री में गेन लॉस निकाल लिया हुआ। आप ये भी कर सकते हैं कि ये डिस्पोजल अकाउंट के लेजर में सब कुछ लिखना और वहां से गेन लॉस निकालना। गेन लॉस निकालने के दो तरीके आपने रिवाइज किए हैं। एक है कि कंपाउंड एंट्री में देखें गेन लॉस, और सेकेंडली ये है कि कंपाउंड डिस्पोजल अकाउंट बना लें। तो ये तो वर्किंग्स हैं एज यू फील कंफर्टेबल। जी जो रिसीवेबल है डेफिनेटली रिसीवेबल्स में आएगा। ये ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है जो सेल्स के अगेंस्ट रिसीवेबल है चीजें। तो सेल्स के अगेंस्ट अगर कोई चीज रिसीवेबल है वो तो ट्रेड रिसीवेबल्स में आएगी, लेकिन वो गुड्स की सेल अगर हो, अब ये एसेट बेचा हमने तो एसेट्स गुड्स नहीं थी, ये तो एसेट हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो जो एसेट बेच के पैसे रिसीवेबल हैं वो डेटर्स की बजाय अदर रिसीवेबल्स में होने चाहिए, अनलेस वो कह देता है ये डेटर्स में शामिल है। ठीक है जी मिस्टर उमर जी। सैयद अली हसन साहब ये राइट शेयर्स का मैंने यही बताया कि उसकी ना परसेंटेज दी हुई है ना उसकी अमाउंट दी हुई है। देखो फिलहाल हम राइट शेयर्स की वर्किंग नहीं कर पा रहे। हम जब लेजर बैलेंस करेंगे तो फिर राइट शेयर्स की फिगर्स मिल जाएंगी शेयर कैपिटल। अगर अदर रिसीवेबल का लेजर ही ना होता तो फिर ये रिसीवेबल क्यों होता? अगर ये रिसीवेबल है तो फिर कहीं ना कहीं तो रिसीवेबल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड हुआ होगा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑलरेडी बन गई हुई है और वो मैच हुई हुई है। ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अब इशू तो नहीं रहेगा प्लीज। जी कहाँ कहाँ लिखा जी मेरे साथ मैच करेंगे। कैश कहाँ लिखा आप लोगों ने? पॉजिटिव लिखा नेगेटिव लिखा? रिसीवेबल कहाँ लिखा? अदर रिसीवेबल में किस साइड पे लिखा है? डेबिट साइड पे। लॉस कहाँ लिखा है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव लिखा है नेगेटिव लिखा है? पॉजिटिव लिखा है। और फाइनली एसेट अकाउंट में डिस्पोजल के रेफरेंस से मैंने 50 to 100 को क्रेडिट साइड पे लिख दिया। सबका ओके है प्लीज? चलो आगे जी, चले आगे। डेप्रिसिएशन आप वाइंड अप करवाएंगे। डेप्रिसिएशन का कैश फ्लो में क्या करें? क्या डेप्रिसिएशन कैश फ्लो में आती है? तो लिखवा क्यों रहे हैं? क्योंकि पहले आ रही होगी प्रॉफिट के अंदर। ठीक है जी 7350। साथ ही प्लीज सेकंड इफेक्ट ध्यान में रखने हैं। वर्किंग्स में जाए, वर्किंग्स में कहीं ये डेप्रिसिएशन आएगी? किस लेजर में किस तरह? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लेजर में क्रेडिट साइड पे अमाउंट है 7350। डन है सर। नंबर 4 मेरे साथ कीजिएगा, पढ़ लें दोबारा। क्वेश्चन में जितनी अमाउंट्स होती हैं उसका पता होना चाहिए कि इन्होंने कहाँ आना है, आना भी है कि नहीं आना है। तो 1100 ढूंढे जरा, क्या है 1100? इंटरेस्ट एक्सपेंस है या पेड है? जी कैश फ्लो ध्यान में लाए। जी इंटरेस्ट एक्सपेंस कैश फ्लो में कहीं आएगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो में कहीं आएगा? कहाँ आएगा, क्यों आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट एक्सपेंस इसलिए आएगा क्योंकि प्रॉफिट में ये पहले मौजूद है और लेस हुआ होगा, इसका इफेक्ट कैंसिल करके हम पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। कितना आएगा?
एक्सपेंस आएगा या पेमेंट आएगी? यहाँ एक्सपेंस आएगा, प्रॉफिट में से एक्सपेंस लेस हुआ होगा, उसका इफेक्ट कैंसिल कर देंगे, याद रहेगा। लेकिन क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारे किसी लेजर में भी आएगा? इस लेजर में किस तरफ आएगा? इंटरेस्ट पेएबल के लेजर में क्रेडिट साइड पे यार आएगा। कितना आएगा यार? 1100। यार एक्सपेंस तो डेबिट होता है, क्रेडिट साइड पे लिखवाई जा रहा है। ये पेएबल का लेजर, ये एक्सपेंस का लेजर है ही नहीं। पेएबल के लेजर में एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे आता है, क्योंकि एक्सपेंस की वजह से लायबिलिटी बढ़ जाती है। अब लेजर बैलेंस इस वक्त नहीं हो रहा, सिर्फ लिखा जा रहा है, बैलेंस इंशाल्लाह करके पेमेंट आ जाएगी, उसका डिसीजन ले लेंगे। ये ऑनेस्ट स्टूडेंट्स ओके? ये जी वो अभी एक मिनट जी, सही है। देन बल्कि अच्छा कि आपने बताया, हमने शायद फिगर्स को सही नहीं ढूंढा था। पेज नंबर 124 में जहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वहां पे आएगा, वहां 3 फिगर्स ऐसी हैं जो शायद हमें वहीं से शुरू करना चाहिए था। जरा एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना जरा। क्वेश्चन नंबर 3 का पेज नंबर 112। ये कुछ डाटा उसने हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कल भी दिया था। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऊपर से ऊपर पहले कल भी दिया था, तो क्वेश्चन का पूरा डाटा ही पढ़ना चाहिए। हमने शायद ऊपर वाला डाटा कल तो तरतीब से शुरू कर दिया था, आज शायद वो ऊपर वाली फिगर्स हम मिस कर गए, तो आए वापस रहा। नादिर में अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो हमने पढ़ ली है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस के ऊपर भी 3 फिगर्स अवेलेबल हैं, तो आए जरा उनका भी पहले डिसीजन लेने, फिर बैलेंसिंग की तरफ जाएंगे। तो असल में ये जो स्टेप है, इसमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के तो लेजर्स बन गए हैं, उसके अलावा फिर जो इधर जो इंफॉर्मेशन दी है ऊपर है या नीचे, वो सारी फिर हमें कंसिडर करनी है। सही है? ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला हुआ जी, कहाँ 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 सवाल में यार, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैश फ्लो में कहीं आएगा? इस मेथड में आएगा। इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का स्टार्टिंग पॉइंट है 8955। जाने सर नहीं, अब टैक्स एक्सपेंस का सोचे ना, टैक्स एक्सपेंस कैश फ्लो के अंदर कहीं आएगा? कैश फ्लो के अंदर कहीं क्यों नहीं आएगा? हमने स्टार्ट ही बिफोर टैक्स से की, तो टैक्स एक्सपेंस तो कैश फ्लो के अंदर कहीं नहीं आना, लेकिन क्या आपके किसी लेजर में आना है? इस लेजर में किस तरफ आना है? अमाउंट इज 2945। ठीक है सर। और फाइनली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैश फ्लो के अंदर कहाँ आना? कहीं नहीं, लेकिन क्या किसी लेजर में आना है? इस लेजर में किस तरह? रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6010। आई होप के बात समझ आ गई। चले अब डाटा पूरा हो गया। टैक्स पेबल के लेजर में एक्सपेंस कितना आया जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2945। ये आखिरी, ये जब 3 फिगर्स हमने लिखी इनका बता दें कहाँ कहाँ लिखा हमने। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के स्टार्ट में लिखा है, टैक्स एक्सपेंस को टैक्स पेबल के लेजर के क्रेडिट साइड पे लिखा है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटेन्ड अर्निंग्स का पार्ट बन गया। ठीक है, चलिए जी बैलेंसिंग स्टार्ट करें। लेकिन बैलेंसिंग करते हुए सबसे पहले सरप्लस का लेजर जरूर जहन में रखें, ढूंढ के दोबारा उसे हाईलाइट कर लें। सरप्लस का लेजर जहां भी हो ढूंढ के पहले उसको बैलेंस इसलिए कर लें क्योंकि अक्सर एग्जामिनर उसका डाटा देता नहीं है, और उसके बगैर अगर आप एसेट अकाउंट को बैलेंस कर लेंगे तो फिर सही बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी, याद रहेगा जी। सरप्लस का लेजर में है कोई डिफरेंस? कितना सरप्लस बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है या कम हुआ है? एंट्री बोले। ऐसे डेबिट हुआ होगा तभी सरप्लस क्रेडिट हुआ होगा, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ आ गया? एसेट अकाउंट पूरा कर। ये बात समझ आ गई मेरी? सरप्लस का लेजर मैंने बैलेंस पहले वैसे करवाया क्यों है? असल में ये सरप्लस जो है नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, एंट्री बोलो।
एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, नॉन कैश है, कैश फ्लो में तो नहीं आना, लेकिन एसेट अकाउंट के अंदर आना है। अगर इसको कंसिडर किए बगैर आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का लेजर बैलेंस कर लिया तो फिर हम तो बैलेंसिंग फिगर पेमेंट को ही समझ लेंगे, लेकिन हो सकता है उसके अंदर सरप्लस का फैक्ट भी मौजूद हो, तो पहले नॉन कैश ट्रांजेक्शन कंसिडर हो जानी चाहिए। चले देन आप रिलैक्स है, अब तरतीब से चलते रहे। सब लोग बैलेंस की जगह देखिए, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का लेजर बैलेंस करें 14150। कौन से लेजर में किस तरह फर्क आ गया है? एसेट अकाउंट में डेबिट साइड पर डिफरेंस आ गया है। एंट्री बोलने की कोशिश करें, एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट, एसेट में एडिशन हुई लग रही है, तो ये कैश कौन सी एक्टिविटी बन जाएगा? इन्वेस्टिंग। नहीं, इसमें भी कह सकता है कि ये जो एसेट है इसका पेबल अभी आ रहा है, तो हम फिर इसका सेकंड पे पेबल में लिखते हैं, अभी सब कुछ आ रहा है। इसका पेबल ना होने की वजह से मैंने इसे पेड समझ लिया है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पेबल ना होने की वजह से मैंने इसे पेड समझ लिया। अगर वो पेबल निकल आता तो पहले इसने कहाँ जाना था? पेबल में, और पेबल से फिर पेमेंट नहीं आना। ठीक है, तो पेमेंट फॉर परचेज कर ले या पेमेंट फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कर ले, पेमेंट अगेंस्ट परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बहरहाल ये इंग्लिश के वर्ड मैच होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका ये भी मतलब नहीं कि वर्ड्स लिखे ही ना हो, लेकिन माई होप के यूज तो हो गए कुछ मिलते जुलते बस वर्ड्स लिखे रहे। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे प्लीज साहब, अब ये सही फिनिशिंग टच दें। आगे चलो, नेक्स्ट कौन सा लेजर है? स्टॉक कर ले, तरतीब से चलते थे। ये अब ये चीजें आज फाइनल कर देंगे। स्टॉक कितना डिफरेंस है, किस साइड पे है, मेथड कौन सा है, मेथड कौन सा है? डेबिट साइड पे डिफरेंस सॉरी नहीं है, क्रेडिट साइड पे है। मेथड इनडायरेक्ट है। स्टॉक का क्या करना है? इंक्रीज डिक्रीज में लिखना है। स्टॉक डिक्रीज है या इंक्रीज है? क्रेडिट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? कैश फ्लो में जाएं, थोड़ा सा खुद भी आइडिया होना चाहिए, जरा जगह होनी बचनी छोड़नी चाहिए अभी वहां। अभी जहाँ इंटरेस्ट लिखा उसके नीचे 2-3 लाइनें रखना, एहतियातन जरूरत पड़ सकती है। 2-3-4 लाइनें छोड़ के तकरीबन पेज के दरमियान में हेडिंग लिखें, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल की हेडिंग में क्या मिला? स्टॉक पॉजिटिव लिखूं या नेगेटिव लिखूं? फाइनल कर दें 150 पॉजिटिव नेगेटिव, वाई? क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो रहा है अपने लेजर में, डेबिट हो गया। ये ऑनलाइन सोर्स ओके, डेटा जरा खुद से करके मेरे बताएं क्या करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड डेटर्स ने भी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में आना है। डेटर्स में भी डिक्रीज लग रहा है, इंक्रीज लग रहा है, सही लग रहा है आप लोगों को, सही लग रहा है। 2520 का इंक्रीज लग रहा है। इंक्रीज का मतलब ट्रेड डेटर्स डेबिट हो रहे हैं, कैश फ्लो में इसका क्रेडिट इफेक्ट मींस नेगेटिव आंसर आ जाएगा। डन है सर, डन है सर। लेजर में अगर डेबिट है तो कैश फ्लो में क्रेडिट इफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वन सर, अलाउंस का लेजर इंपॉर्टेंट हो गया है, और से देखें, बैलेंस करें 126। अच्छा, अलाउंस ने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में कोई नहीं आना है। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में 5 मेन हेड्स बोल दे, कौन कौन से आने हैं? डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक, रिसीवेबल्स, पेबल्स, प्रीपेड, रिसीवेबल्स, पेबल्स, ये चीजें आनी है। अलाउंस में 126 क्या मिला है? बैटेट्स। अलाउंस में इंक्रीज आया, डिक्रीज आया? बोलना बोलना बोलना, इंक्रीज इन अलाउंस है या डिक्रीज इन अलाउंस है? डबल एंट्री क्या बनी?
अलाउंस क्रेडिट बैड डेट्स डेबिट, अलाउंस में इंक्रीज है, अलाउंस क्रेडिट, अलाउंस क्रेडिट होकर बढ़ेगा यार, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट या दोनों ही क्रेडिट या क्या क्रेडिट क्या डेबिट, अलाउंस क्रेडिट बैड डेट्स डेबिट। अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन निकलाई है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, एक्सपेंस है लेकिन नॉन कैश है, दोबारा एंट्री बोले, नो 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 उलट हो गई है, बैड डेट्स डेबिट अलाउंस क्रेडिट, बैड डेट्स डेबिट होने से कहाँ फर्क पड़ा होगा, प्रॉफिट पे फर्क पड़ा होगा, क्या फर्क पड़ा होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा, लेकिन नॉन कैश ट्रांजैक्शन की वजह से अगर कम हुआ है तो हम कैसे उसे कैंसिल करेंगे, अमाउंट इज 1 to 6, पॉजिटिव या नेगेटिव, यार सब कुछ ही पॉजिटिव, इसलिए सब कुछ पॉजिटिव सब कुछ लेस हुआ। धन से देन कौन सा लेजर आ गया, अदर रिसीवर्स को भी बैलेंस करें, देखते हैं किधर फर्क आ रहा है, 215 किधर फर्क आ रहा है, बस बैलेंस करना काम रह गया, 215। अब अदर रिसीवर्स ने कैश फ्लो में इंक्रीज डिक्रीज में ही आना है, अदर रिसीवर्स कुछ और रिसीवर्स भी हैं जिस तरह डेटर्स के हैं, तो इसके साथ इंक्रीज लिखूं या डिक्रीज, प्लीज इंक्रीज या डिक्रीज, अदर रिसीवेबल है क्या चीज, एसेट है लायबिलिटी है, तो डिक्रीज इन अदर रिसीवेबल मींस क्रेडिट है, इधर रिसीवेबल क्रेडिट है, कैश फ्लो में कैसे फिगर जाएगी, पॉजिटिव मींस डेबिट फिगर आ जाएगी। तो मेन वो 5 है जो आप रिपीट करते रहते हैं ओखली में सब, लेकिन एक आध बीच में एक्स्ट्रा भी डिफरेंट वर्ड से हो सकता है। हाँ जी, अदर रिसीवेबल, जैसे ट्रेड रिसीवेबल से उसमें अदर रिसीवेबल्स आ गए, तो ये भी करंट एसेट का हिस्सा है। आप ये बता दें पॉजिटिव लिखो नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, क्रेडिट डेबिट, बस ये फाइनल करें साइज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, कोई नहीं सर, कोई नहीं, कुछ हो जाता है सर, कोई नहीं। जी शेयर कैपिटल पे है, और ये मेरे साथ कर लें, ये शायद अभी कैश फ्लो की डिस्कशन में पहले चीज नहीं आई, दो लेजर साइमल्टेनियसली हमेशा बैलेंस होने हैं अगर नजर आ जाए, शेयर कैपिटल भी है और साथ ही शेयर प्रीमियम भी देखें, यकीनन लेजर से अलग है, कंसंट्रेशन रखें, पहले मुझे बैलेंस करवाइएगा बाद में आप कीजिएगा। शेयर कैपिटल के लेजर में देखें बैलेंस है कितना है, किधर है, 1400 क्रेडिट साइड पे, क्या शेयर कैपिटल में इजाफा हुआ, शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ है, क्रेडिट हुआ है, क्या एंट्री हुई होगी। अब पॉइंट नंबर 1 भी देख लें जरा, हमारे इस क्वेश्चन में उसने कहा था कुछ राइट शेयर्स भी हैं, तो बोनस शेयर्स हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं, फिर अब राइट शेयर्स अगर है और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो कैश डेबिट हुआ होगा, लेकिन प्रीमियम का लेजर भी देखें, क्या शेयर इश्यू हो तो फिर प्रीमियम भी आ सकता है, प्रीमियम में भी कितना फर्क है, तो जस्ट बाय चांस है, क्या जितनी नॉमिनल वैल्यू होती है उतना ही प्रीमियम जरूरी है, प्रीमियम कहते हैं किसे, नॉमिनल वैल्यू से अबव इशू हो, तो इन दो लेजर्स का अपने डिसीजन हमेशा इकट्ठा लेना, उसकी वजह सुना था, शेयर कैपिटल भी क्रेडिट हो रहा है 1400 से, शेयर प्रीमियम भी क्रेडिट हो रहा है 1400 से, यहां तक ठीक है, इसका मतलब टोटल कैश आया कितना होगा 2800, प्रीमियम आता कब है, जब शेयर इशू होते हैं, तो कैश फ्लो में कैश की इंफॉर्मेशन आनी है, तो रादर देन क्या अलग अलग लिखे शेयर कैपिटल का कैश, शेयर प्रीमियम का कैश, एक कंपाउंड एंट्री कैसे बन जाएगी, शेयर कैपिटल में भी 1400 डिफरेंस है, शेयर प्रीमियम में भी 1400 डिफरेंस है, दोनों में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम में 1400 से क्रेडिट हो रही है अमाउंट, तो टोटल कैश आया कितना होगा 2800। कैश फ्लो में कैश आना है या शेयर कैपिटल और प्रीमियम आना है, कैश आना है, कैश अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर आना है, तो शेयर प्रीमियम और शेयर कैपिटल का ब्रेकअप करना जरूरी नहीं है कैश फ्लो में, तो आप एक कंपाउंड एंट्री हमेशा बना लिया कीजिएगा, अगर कौन कौन से लेजर्स अलग मिल जाए तो शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, और एक कंबाइंड डिसीजन ले लेंगे, मींस दोनों के अगेंस्ट कैश ही आना, लेकिन दोनों के अगेंस्ट कैश ही आना का मतलब क्या हुआ कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों क्रेडिट हैं, टोटल 2800 कैश डेबिट हो रहा होगा, ये एंट्री भी लिख लें, लेजर्स भी बैलेंस कर लें, कोई इशू है तो पहले डिस्कस कर लेते हैं, वरना बाद में तो सिंपली इससे शायद कहाँ आना है वो मुझे आप बता देंगे।
हाँ जी, वो लिख लेते हैं, पहले आप एंट्रीज वगैरह लिख लें। ये अगर आपके पास राइट साइड पर जगह ना हो लेजर्स के साथ, तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके नोट करते जाओ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ओके। शेयर प्रीमियम आता कब है? जब शेयर इशू होते हैं अबव नॉमिनल वैल्यू। तो टोटल कैश आया कितना होगा अगर शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम 1400 से क्रेडिट हुए हुए, टोटल 2800 आ रहा हो। अब इसे फाइनली कर ले जरा, पेज नंबर 106 पे जाए, जहां एंड में एक्टिविटीज की डेफिनेशन लिखी हुई है, उसमें ढूंढने जरा। अब जेन में वैसे चीजें फाइनल हो जानी चाहिए शायद। ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, या ऑपरेटिंग है? फाइनेंसिंग है, चेंजेस इन इक्विटी एंड बॉन्ड्स। इक्विटी के अंदर शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का इंक्रीज आ रहा है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिसीट फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर, रिसीट फ्रॉम इश्यू ऑफ राइट शेयर्स। हमारी ये वर्किंग कहती है कि राइट शेयर्स के अगेंस्ट पर 2800 रिसीट हुई होगी। ये ठीक है बेटा ऑनेस्ट? जी रिटेन अर्निंग्स के लेजर में भी आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। तो आज वाले इस क्वेश्चन में बहुत कुछ पुराना था, सवाए मेरा ख्याल है ये शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स में भी एक नई चीज आने लगी है, हाउ टू मेक डिसीजंस। आए जरा बैलेंस करके देखें, इसमें फर्क आ रहा है अभी। डेबिट साइड पे कितना डिफरेंस आ रहा है ये? आप ऐसा करें, जिस साइड पे जितना डिफरेंस आ रहा है वो लिख लें। रिटेन अर्निंग्स के लेजर में किस साइड पे कितना डिफरेंस आ रहा है? डेबिट साइड पे 4000 रुपए का फर्क आ रहा है, लेकिन अब ये फर्क किस वजह से है ये एग्जामिनर ने हमें बताया नहीं है। तो ये किस किस वजह से हो सकता है वो अभी हम सोचने की कोशिश करते हैं। कौन सा लेजर है रिटेन अर्निंग्स, और वो डेबिट हुआ हुआ या क्रेडिट हुआ हुआ? तो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं और कौन कौन सी नहीं भी हो सकती हैं, ये भी पता होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एक्सपेंस वाला भी यहाँ कोई बहस नहीं है। रिटेन अर्निंग्स मींस अब चेंजेस इन इक्विटी की बहस हो रही है। चेंजेस इन इक्विटी का कॉलम रिटेन अर्निंग्स का वो बहस हो रही है। ओपनिंग लिखा हुआ है, क्लोजिंग लिखा हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है, डिविडेंड लिखा हुआ है। चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग्स की बहस हो रही है। क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर एक्सपेंसेस आ गए हैं? तो उसकी अब बहस नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से क्या माइनस होता है ये अब सोचना। तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो रही है। रिटेन अर्निंग्स कब कब डेबिट होती है? ट्रांसफर ऑफ सरप्लस है मेरा, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस उसकी एंट्री बोला था। और नहीं भाई जान, रिटेन अर्निंग डेबिट नहीं होती, सरप्लस डेबिट होता है, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट होती है। तो इसका मतलब ये वो नहीं है, वो सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट होते हैं। अगर ये फिगर क्रेडिट साइड पे होती फिर ये हो सकता था। तो ये ट्रांसफर ऑफ सरप्लस नहीं हो सकता, ये रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो रही है। सरप्लस के ट्रांसफर में रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट होती है। तो ये रिटेन अर्निंग्स ट्रांसफर टू सरप्लस वाली बहस नहीं। हाँ ट्रांसफर टू रिजर्व हो सकता है, ट्रांसफर टू रिजर्व की एंट्री बोले तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट, रिजर्व क्रेडिट। लेकिन अगर ये हुआ होता तो अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, फिर रिटेन अर्निंग्स के नीचे जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व वर्ड आ रहा होता है। क्या वैसे ट्रांसफर टू रिजर्व हो सकता है? हो सकता है, उस केस में रिटेन अर्निंग्स डेबिट होती हैं, लेकिन सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है? रिजर्व में। फिर रिजर्व का भी जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व कोई लेजर नजर आना चाहिए था। तो इसका मतलब ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, सॉरी ट्रांसफर ऑफ सरप्लस भी नहीं है, वो तो बल्कि हो ही नहीं सकता। और ट्रांसफर टू रिजर्व भी ये नहीं है। क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं है? ट्रांसफर ऑफ सरप्लस हो नहीं सकता। क्लियर है? प्लीज क्यों नहीं हो सकता? वो तो क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए फिगर। और ट्रांसफर टू रिजर्व ये नहीं। देन फिर ये क्या हो सकता है? रिवैल्यूएशन लॉस बिल्कुल नहीं हो सकता यार। रिवैल्यूएशन लॉस की तरह मेरी तरफ देखिए एंट्री बोलना ना, रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री बोलो। रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, वो तो रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट लॉस के अंदर जाना था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर उसका इफेक्ट होगा। और जो आप बात कर रहे हैं रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में डेबिट साइड पे फिगर आती है। ये कल वाली वर्किंग छोड़ना जरा, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 में रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में एक फर्क आया था। ढूंढने का रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में, वो रिवैल्यूएशन सरप्लस के लेजर में डेबिट साइड में फिगर आई, वो क्या क्या हो सकता था, सोच के बताया जरा, कल क्या बात हुई। वो ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स भी हो सकता था, जो हमने बाद में फिर फाइनल भी किया था, लेकिन वो लॉस की रिवैल्यूएशन लॉस का सरप्लस से एडजस्ट होना भी हो सकता था। रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, या लॉस की जगह सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। तो आज इस लेजर में, आज कौन से लेजर में ये फर्क आया हुआ है, सरप्लस का लेजर नहीं देख रहे हम, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट हुई नहीं है, उसकी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं कुछ सोचने को मजबूर करना चाह रहा हूं कि ये ट्रांसफर ऑफ सरप्लस नहीं है। क्यों नहीं है? अगर होता तो ये फिगर क्रेडिट साइड पे होती, ट्रांसफर टू रिजर्व हो सकता था, लेकिन उस केस में फिर जनरल रिजर्व या स्पेसिफिक रिजर्व का कोई लेजर अलग नजर आना चाहिए था। अब ये क्या हो सकता है पता है हमें, सोचते हैं दोबारा। ब्रॉड डाउन आ गया नहीं, शेयर्स वगैरह नहीं हो सकते, जो आ गया पहले वो सोच ले। ब्रॉड डाउन आ गया, रिटेन्ड अर्निंग्स सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया हुआ है, ये 1000 ढूंढने क्या आ गया हुआ, कौन सा बोनस शेयर्स आ गए, बोनस शेयर्स है 1000 ढूंढने, 1000 के बोनस शेयर्स आ गए, कैरी डाउन है। तो अब ये 4000 क्या कैश डिविडेंड हो सकता है? कैश डिविडेंड की एंट्री बोले मेरी तरफ देखते हैं, डिविडेंड डेबिट और पेएबल क्रेडिट है, ये कैश वाला, लेकिन पहले डिक्लेयर होता है फिर पे होता है। तो कैश डिविडेंड की एंट्री बनाना, डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट, क्या ये डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में आता है? किस तरफ आएगा? डेबिट साइड पे, यार खुद आ गई यार, डिविडेंड डेबिट डेबिट साइड पे आएगा, पेएबल तो अपने लेजर में क्रेडिट साइड पे आएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में शायद अब मोस्ट लॉजिकली ये कैश डिविडेंड ही हो सकता है। क्या क्या नहीं हो सकता, क्या पॉसिबल है? ट्रांसफर ऑफ सरप्लस हो नहीं सकता, ट्रांसफर टू रिजर्व हो सकता था लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये कैश डिविडेंड हो सकता है, जिस तरह बोनस शेयर्स आते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में, कैश डिविडेंड भी आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड यहाँ आया हुआ है या डिविडेंड पेड यहाँ आया हुआ है। पेज नंबर 105 पे जाए जरा, पेज नंबर 105 पे जाएं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ढूंढे जरा, उसमें आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा पढ़े। अगर डिविडेंड पेएबल ना हो तो फिर जितना डिविडेंड डिक्लेयर्ड होता है उतना ही पेड भी होता है। इसके पिछले पेज पे, खाली पेज में, अपने डिविडेंड पेएबल का लेजर बनाया हुआ है। डिविडेंड पेएबल का लेजर जरा तरतीब से बोलना शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? ब्रॉट डाउन में क्या जमा हुआ है? डिविडेंड। इस डिविडेंड को गौर से देखिए, इसकी एंट्री बनाए। डिविडेंड डेबिट, पेएबल में क्रेडिट हुआ है, डेबिट साइड पे। कैश क्या लिखा हुआ जो एंट्री बताए ना यार, कैश डेबिट खुदा का नाम नहीं यार, जो नजर आए वही डेबिट यार, खुदा का नाम नहीं यार। पेएबल डेबिट है, कैश क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब मैं जब कहता हूँ मुझे सही कहता हूँ, जो रेफरेंस नजर आए वो डेबिट हो रहा है, रेफरेंस ऑपोजिट होता है यार। डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट हुआ है और सीडी बनाया हुआ है। क्या डिविडेंड डिक्लेयर्ड की अमाउंट लेजर के अंदर और पेड की अमाउंट आपके लेजर के अंदर डिफरेंट है? आपके लेजर के अंदर जो आप देख रहे हैं, लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग डिविडेंड पेएबल ना हो तो क्या ही क्या होगा? डिक्लेयर्ड ही पेड होगा। दोबारा सेंटेंस पढ़े, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट प्लीज। अगर क्या क्या ना हो तो क्या ही होगा? ओपनिंग क्लोजिंग डिविडेंड पेएबल्स ना हो तो डिक्लेयर्ड ही पेड होगा। आप मेरी बात जरा सुने, मैं इस नतीजे तक कैसे पहुंचा कि ये कैश डिविडेंड होगा, क्योंकि उसके अलावा पॉसिबल नहीं है, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू दिस डाटा और कुछ होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आखिरी अब आपसे सवाल है कि बताएं, रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड डिक्लेयर्ड वाला आता है या पेड वाला आता है? ना 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 ना, ये बिल्कुल बहस नहीं है, ना ना, ये अभी कोई बहस नहीं, वो कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स कॉलम जहन में लाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स से रहते, रिटेन्ड अर्निंग्स कब डेबिट होंगे? जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा या जब डिविडेंड पे हो? पेज नंबर 140 निकालो, 140।
और नहीं भाईजान, इतने कॉन्फिडेंस से गलत कह रहे हैं आप। 114 के ऊपर एक टेबल बना हुआ, लेफ्ट साइड देखें, डिक्लेयर्ड की एंट्री बोलने और पेड की एंट्री बोलने। डिक्लेयर्ड की एंट्री बोलने, दोबारा रिपीट करें। डिविडेंड डेबिट, डिविडेंड पेएबल, क्रेडिट बोल की एंट्री मेरी तरफ देखें। डिविडेंड डेबिट होकर कहां जाएगा? डिविडेंड डेबिट होकर कहां से लेस होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स से। पेएबल क्रेडिट होकर कहां जाएगा? करंट लायबिलिटीज में। अब अगली एंट्री बोलना, डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, ये एंट्री कब होगी? जब पेमेंट होगी। पेमेंट से क्या क्या कम होगा? लायबिलिटी भी और एसेट भी कम होगा। तो एंट्रीज दोनों देख के बताएं, रिटेन्ड अर्निंग्स में डिविडेंड कब जाएगा? जब वो डिक्लेयर होगा, जब वो पे होगा। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में डिक्लेयर डिविडेंड जाएगा। देख रहे, तसल्ली से देख रहे। डिविडेंड जिस दिन डेबिट होगा उस दिन रिटेन्ड अर्निंग्स को अफेक्ट करेगा। क्या डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स को अफेक्ट करेगा या डिविडेंड पेएबल अफेक्ट करेगा? पेएबल जब डेबिट होगा तो वो करंट लायबिलिटी को कम करेगा पेमेंट वाले दिन। तो डिक्लेयर डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग्स में आता है या पेड डिविडेंड आता है? डिक्लेयर्ड आता है या पेड आता है? दोबारा बोर्ड पे जरा देखें, ये कौन से लेजर में कितना फर्क है? रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में 4000 का डेबिट फर्क है। क्या ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड वाला है या पेड वाला? ये डिक्लेयर्ड वाला। लेकिन जरा नीचे लेजर्स में देखें, वर्किंग्स में देखें, कोई डिविडेंड पेएबल आ रहा है हमारे सवाल में? क्या डिविडेंड पेएबल का कोई लेजर है? उस क्वेश्चन में कोई डिविडेंड पेएबल की इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो अब मेरे वर्ड पूरे सुने, ये 4000 आया तो डिक्लेयर्ड है, लेकिन अगर डिविडेंड पेएबल नहीं है तो इसका मतलब ये डिविडेंड डिक्लेयर होके पे भी हो गया है। ये आया क्या है? डिक्लेयर्ड। क्या ना होने की वजह से ये पेड भी है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डिविडेंड पेएबल ना होने की वजह से ये डिक्लेयर डिविडेंड पे भी हो गया होगा। मैं एक पूरा सेंटेंस पहले लिखूंगा, आपने भी कहीं लिखना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको देखेंगे कि इसने आप कहां कहां में नजर आना है। जगह बना लीजिएगा, चाहे पेज के नीचे बना लें, कहीं बन जाएगी बाद में जगह। पहले मेरे सेंटेंस लिखना जरूर है। दिस इज डिविडेंड पेड या डिक्लेयर्ड? दिस इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड, but as there is no opening and closing balance of what? Of dividend payable, therefore it is dividend paid as well. As well का मतलब, डिविडेंड पेड एज वेल का मतलब, ये क्या तो है ही, डिक्लेयर तो ये है ही, लेकिन क्या क्या ना होने की वजह से ये क्या भी बन गया है? रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में डिविडेंड उस दिन रिकॉर्ड होगा जब वो डेबिट होगा, और डेबिट कब होगा? जब डिक्लेयर होगा। तो ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड हमें मिला, पेएबल का ओपनिंग क्लोजिंग ना होने की वजह से ये पेड भी है। सेंटेंस समझ आ गया मेरा? अब इसे काइंडली स्पेस बना के जो नोट करें, या अगले क्वेश्चन में जब चीजें आनी है तो अब आप इन्हें खुद करनी है। ये असल बहस अब हमारी डिविडेंड्स पे रह गई। फिर जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, आपने कुछ ट्राई की? डिविडेंड डिक्लेयर्ड कैश फ्लो में कहां आएगा? डिविडेंड डिक्लेयर्ड कैश फ्लो में कहीं नहीं आएगा, वर्किंग में रिटेन्ड अर्निंग्स में आएगा। डिविडेंड डिक्लेयर्ड कैश फ्लो में कहीं नहीं आएगा। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में आएगा। हाँ, डिविडेंड पेड कैश फ्लो में कहां आएगा? ढूंढ लेते हैं, भी ढूंढ लेते हैं। डिक्लेयर्ड नहीं आना, पेड आना है। 107 पेज पे जाए,
107 पेज पे आपने एक बॉक्स बनाया हुआ। नो 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 107 पेज पे आपने बॉक्स एक बनाया हुआ जिसमें आपने दो फिगर्स लिखी हुई है, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड। दोनों के लिए एक चॉइस भी अवेलेबल है, वो भी पढ़ने रिवाइज करना जरा। इंटरेस्ट पेड डिविडेंड पेड कहाँ या कहाँ आ सकता है? ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग में आ तो सकता है, लेकिन डिविडेंड पेड के लिए प्रेफरेबली फाइनल क्या हुआ था? फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट पेड के लिए ऑपरेटिंग, डिविडेंड पेड के लिए फाइनेंसिंग फाइनल हुआ। ठीक है सर। अच्छा ये जो 4000 अब आया, एक सेकंड फाइनल करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके, फाइनेंसिंग ओके, मिल गया। इसके साथ मैंने रेफरेंस लिखा है डिविडेंड। एक सेकंड ठहरे, बात पूरी समझे तो बात। 4000 के साथ मैंने रेफरेंस डिविडेंड लिखा है, कोई अब इशू तो नहीं है? इशू तो नहीं है सर, लेकिन ये डिक्लेयर्ड है या पेड है? ये डिक्लेयर्ड है या पेड है? दोनों नहीं है ये बिल्कुल गलत वर्ड है। ये डिक्लेयर्ड है या पेड है? ये डिक्लेयर्ड है। अब ये पेड भी क्यों है? क्योंकि पेबल का लेजर नहीं। अगर पेबल का लेजर होता तो आप मुझे ये 4000 किस लेजर में किस तरफ लेके जाते? आप मुझे ये 4000 किस लेजर में किस तरफ लेके जाते? मुझे किस तरफ लेके जाते? आप डिविडेंड पेबल का लेजर में ये डिविडेंड क्रेडिट साइड में लेके जाते, और फिर डिविडेंड पेबल का लेजर बैलेंस करके आप पेड की अमाउंट निकालते, तो पेड की अमाउंट फिर आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखते। ये आया क्या है? डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिक्लेयर्ड आया है, लेकिन हमारे सवाल में कौन सा लेजर नहीं है? डिविडेंड पेबल। देयरफॉर ये 4000 क्या भी है? पेड भी है। और अगर ये पेड भी है तब मैं इसे कहां जाके क्या समझ के लिख रहा हूं? फाइनेंसिंग में जाके डिक्लेयर्ड समझ के लिख रहा हूं या पेड समझ के लिख रहा हूं? डिविडेंड पेड समझ के लिख रहा हूं। कितना जी? 4000। पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव नेगेटिव, वाई नेगेटिव। पेमेंट है यार जी। आई होप कि आप डिविडेंड की पूरी बात आपको समझ आ गई। समझ आ गई सर? जी कंप्लीट करना था कैंडी, रिमेनिंग टाइम मेरे ख्याल है कम से कम फिगर्स पोस्ट करना है। 2-3 फिगर्स रह गई, कैंडी वाइंड अप करके उठी है। जी लॉन्ग टर्म लोन बैलेंस करें प्लस, रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस हो गया था। लॉन्ग टर्म लोन बैलेंस करें, किस तरह फर्क आ रहा है? लॉन्ग टर्म लोन क्या चीज क्या है? लाइबिलिटी है, कैश फ्लो के एंगल से बोरोइंग है। लोन लिया है, ये वापस किया है। सोचे सोचे सोचे, डबल एंट्री ट्राई करें जरा। लॉन्ग टर्म लोन डेबिट, कैश क्रेडिट। तो लोन वापस करना कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। लोन रीपेड, रीपेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन। अमाउंट कितनी? 900। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव यार, पेमेंट है नेगेटिव। ट्रेड पेबल्स वाइंड अप कर रहे हैं, वाइंड अप 500 से। ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है? इंक्रीज है, लेकिन ट्रेड पेबल्स में इंक्रीज का मतलब क्रेडिट है। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहुंचे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, पहुंचे अपने हाथ से डिसीजन लें। ट्रेड पेबल्स क्रेडिट उधर है, इधर डेबिट है। अपने लेजर में अगर क्रेडिट है तो कैश फ्लो में पॉजिटिव फिगर आ गई 500। 500 ही है ना? अब ये बात तो फाइनल है जी प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अक्रूड और अदर पेबल्स फाइनल कर दें। 44 डेबिट साइड पे आ रहा है, गौर से देखना चाहिए। अक्रूड एंड अदर पेबल्स में लाइबिलिटी है, डिक्रीज है इंक्रीज है? इंक्रीज है डिक्रीज है? डिक्रीज है, डेबिट है। इधर क्या आएगा? नेगेटिव मींस क्रेडिट। 44 ही बनता है।
बैलेंस तो कर देंगे प्लीज कि नहीं, या बैलेंस भी बोर्ड से देखिए होगा। ये लास्ट टू लेजेस, इंटरेस्ट पेएबल एंड टैक्स पेएबल। हाँ जी कर ले, फाइनल फाइनल कर ले। इंटरेस्ट पेएबल बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर 1036। डेबिट साइड पे अगर फिगर आ रही है तो इसकी एंट्री सोचना। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट पेमेंट कहाँ ना इसमें, और टैक्स पेएबल भी फाइनल करना 2795। ये दोनों फिगर्स फाइनल करें खुद से और ढूंढें इसे कहाँ आना चाहिए। बैलेंस करें कैलकुलेटर में। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद याद है ये फिगर्स, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड। इंटरेस्ट पेड की फिगर बनी है 1036 नेगेटिव एंड टैक्स पेड बना है 2795। मैंने तो फिगर सारी इकट्ठी कर दी है आपके सामने। मैं से जरा मैच जरूर कर लूँ, तो फिगर मेरी अगर गलत है तो बता दो। ये सारी फिगर्स ऊपर से नीचे तक मेरे से मैच करना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लिया आप भी जरा। बाकी टोटल्स मुझे अज्यूम मैं कर रहा हूँ कि आप लोग घर से कर लेंगे। ये एनी कंफ्यूजन द फिगर्स। चलिए पेज नंबर 82 निकालेंगे। अच्छा वो क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेटली मैंने डिस्कस करना है, जिनका रहता है तो काइंडली किया होना चाहिए, मैं उसमें फिर प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। आप लोग इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 2 आप दोबारा एक दफा पढ़ के देखें, उसमें डिविडेंड भी था। मेरी आज की बहस के बाद शायद डिविडेंड कम से कम फाइनल हो गया, तो दोबारा एक दफा देखें, जो जो फिगर्स आप फाइनल होती हैं वो कर लें। और एक पेज नंबर 82 पे मैंने उसने एक क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश की थी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा तो नहीं था बल्कि इसकी रिक्वायरमेंट ही पढ़ी थी मैंने। अगर क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सिर्फ है तो आपने मेथड कौन सा यूज करना, इनडायरेक्ट ही यूज करना। तो जितना हो सके ये क्वेश्चन नंबर 6 आज पढ़े, इसको दें टाइम, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला पेज नंबर कौन सा कर रहा हूँ, पेज नंबर 82 पे क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको जरा पढ़ लें जितना कोशिश हो सकती है, तो इंशाल्लाह फिर कल अपने नॉर्मल टाइम 11 बजे मुलाकात होगी। पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है। घर के लिए आजकल क्या कर रहे हैं, 11 बजे अपना टाइम नॉर्मल। घर में कोई एक्स्ट्रा चीज कौन सी कल गई थी मैंने, आइए सेट कर रहे थे आप, आइए सेट नहीं कंप्लीट कर लिया। अगर आइए सेट हो गया, नहीं वो जैन को मैं डिस्कस कर लूंगा, तो डेफिनेटली चीजें करने वाली हैं। आप लोग अपनी तरफ से तो कंप्लीट करते रहना। बाकी आज फिर रेशोस को टाइम करें, डेली बेसिस पे कोशिश करें पिछला कुछ ना कुछ, तो रेशोस के 2-3 क्वेश्चंस नोट करेंगे। कोई नहीं नोट करके उठो। ये मुसलसल चीजें रिवाइज रखें ताकि भूलें ना, रिफ्रेश रहे। तो 2-3 क्वेश्चंस रखना जरा, रिवाइज कीजिएगा, पेज नंबर नोट करना। एक क्वेश्चन है पेज नंबर 219 का, पेज नंबर 219। देन एक कमेंट्स वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। पेज नंबर 316 कमेंट्स वाला है ना जैन में, कमेंट्स तो पढ़ जरूर लें, लेकिन बाद में अपने हाथ से लिखने की कोशिश करें। और पेज नंबर 318 3 क्वेश्चन रखें, ये दो छोटे छोटे ही हैं। पेज नंबर 318 कौन कौन सा पेज, 219 है, 316 है और 318 है। तो क्वेश्चन ये बड़े नहीं है, मेरा ख्याल घंटा डेढ़ में ये रिवाइज होने चाहिए, ठीक है। और मुझे जरा दोबारा रिफ्रेश हो रहा है, ये वॉल्यूम 1 में थी, वॉल्यूम 1। पर पहला काम जरा कैश को थोड़ा सा टाइम दे, बाद में इंशाल्लाह एक्स्ट्रा टाइम जब मिलेगा तो
आप कुछ ना कुछ रेशियोज को कोशिश करें। मिलता है टाइम सर, मिलता है टाइम, होता है। कल सुबह क्लास में आने से पहले आपने 3-4 घंटे पढ़ के आना, सुबह टाइम पे उठें और हमारी क्लास 11 बजे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जी सर, रात को टाइम पे ही आप सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और टाइम पे सोने का मतलब ये है कि ईशा पढ़ के आप सो जाते हैं और फजर पढ़ के आपने दोबारा पढ़ाई शुरू कर देनी। बस ये है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त आप सारा दिन पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ 2 ब्रेक्स आती हैं, खाने की और नमाज की या सोने की, बस 3 हो गई। बस खाते पीते माशाल्लाह है, सोते हैं, नमाज पढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं, और कोई काम भी नहीं आपके पास। अल्लाह हाफ़िज़। जी वो वहीं जाएगी जी इंशाल्लाह जहाँ जानी चाहिए। कर लेते हैं बात। अल्लाह हाफ़िज़। साथ कर लेते हैं बात।